आज की जो सावी बैठक का उन्वान है वो सूरजमुखी के हवाले से है। इंशाल्लाह आज आपको सूरजमुखी के हवाले से तमाम इंफॉर्मेशन जो है वो इंशाल्लाह हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं हमारे साथ मौजूद हैं उनकी तरफ से दी जाएगी। तो जैसे आपने टाइटल में पढ़ लिया है कि आज हमने बात करनी है सूरजमुखी के हवाले से, तो सूरजमुखी जो है एक तेलदार फसल है और इसका जो ऑयल होता है, वो इंसानी सेहत के लिए बहुत ही मुफ़ीद होता है और इसका जो बीज होता है सूरजमुखी का, उसमें 40 से 45% जो है वो तेल होता है और इसी तेल की क्वालिटी की वजह से ये दुनिया भर में लगाई जाती है। तो पाकिस्तान में भी जैसा कि हमारी इकोनॉमी जो है वो बहुत ज़्यादा मसाइल का शिकार है और पाकिस्तान को खाने के तेल के लिए जो है वो बाहर के मुल्कों से राब्ता करना पड़ता है और बहुत सारे डॉलर्स और पैसा खर्च करके हम जो है ना बाहर से तेल मंगवाते हैं। तो पाकिस्तान में भी ये अच्छी खासी औसत पैदावार दे सकती है और लगाई भी जाती है काफ़ी सारे इलाके पे सूरजमुखी। तो इस हवाले से इस पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अयूब ज़रई तहकीकाती इदारा से डॉक्टर इजाज़ुल हसन साहब और इनके साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद ज़ुबैर साहब। मैं आप दोनों का बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने हमारे से टाइम निकाला हमारे लिए और हमारे किसानों को गाइड करने के लिए जो है, वो हमारी सारी बैठक में तशरीफ़ लाए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जी सूरजमुखी के बेहतरीन जो सोइंग टाइम है, जो काश्त का वक़्त है उससे। डॉक्टर इजाज़ुल हसन साहब को मैं जो है वो रिक्वेस्ट करूँगा कि अपना माइक ऑन कर लें तो और इस हवाले से हमारे किसानों को गाइड करें कि कौन-सा टाइम जो है वो किस इलाका के हवाले से बेहतरीन है ताकि वो सूरजमुखी अपने इलाके के हवाले से लगाएँ। जी, ओवर टू यू डॉक्टर इजाज़ुल हसन साहब। बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम। यस। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा सावी बैठक वालों का कि जिन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं सनफ्लावर के हवाले से जिम्मेदारों तक अपनी गुजारिशात पहुंचा सकूं। बहुत शुक्रिया हाजी मोहम्मद साहब आपका। सूरजमुखी जो है ये बड़ी एक अहम तेलदार फसल है। इसके सीड में 40 to 45% ऑयल की मकदार होती है और इसके आयल के अंदर विटामिन ए, बी, के और ई पाए जाते हैं जो कि इंसानी सेहत के लिए बहुत मुफीद है। और इस फसल का दौरानिया आमतौर पे 120 से 125 दिन होता है। कम पीरियड होने की वजह से हम इसे दूसरी फसलों के हेर फेर में आसानी के साथ काश्त कर सकते हैं। और इसके साथ साथ ये होगा कि एक तो हम सनफ्लावर लगाएंगे और मुल्क में खुर्दनी तेल की जो कमी है उसको पूरी करने में ये बहुत कारगर साबित होगी। तो आपके सवाल की तरफ आते हैं कि जो आपने सवाल किया कि वक्त काश्त, तो पंजाब में इसका जो वक्त काश्त है वो बहुत इम्पोर्टेंस रखता है इसकी अच्छी पैदावार लेने के लिए। अगर हम फसल को उसके सही टाइम के ऊपर काश्त करते हैं तो बड़ी अच्छी पैदावार हासिल होती है और इसकी ऑयल की मकदार भी इसके सीड के अंदर हमें ज्यादा हासिल होती है। जबकि लेट होने की सूरत में ना सिर्फ पैदावार में कमी होती है बल्कि बीज के अंदर तेल की मकदार भी काफी हद तक कम हो जाती है। इसकी फसल साल में हम दो दफा इसको काश्त कर सकते हैं। एक बहारिया काश्त है और दूसरी है खज़ां में काश्त। सबसे पहले मैं आपको बहारिया काश्त के बारे में बताता हूँ। बहारिया काश्त में जनूबी पंजाब के जिला जिसमें डेरा गाजी खान, राजनपुर, बहावलपुर, रहीम यार खान, मुल्तान, बिहाड़ी, बहावलनगर, लिया, बक्खर, खानेवाल और लोधरा के डिस्ट्रिक्ट आते हैं। इन अजला में जो इसका सबसे आइडियल टाइम है वो 1 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक, 31 जनवरी तक, सॉरी, 1 दिसंबर से लेके 31 जनवरी तक आप इसको काश्त कर सकते हैं। बात यह है कि अगर धुंध के पीरियड होने से पहले पहले आपका जो पौधा है वो 4 लीफ स्टेज पे आ जाए तो वो बड़ी अच्छी सलाहियत रखता है कि ये कोरे को और धुंध को बर्दाश्त कर लेता है और जमीन से ये अपने खुराक जज़ब करता रहता है और इस पे कोई इतना ज्यादा स्ट्रेस का इफेक्ट नहीं होता। तो जैसे ही ये सनशाइन आनी शुरू होती है, धूप पड़नी शुरू होती है, तो ये फिर बड़ी तेजी से ग्रोथ करता है और बड़ी अच्छी इसकी पैदावार आती है और इसके साथ इसके तेल की पैदावार भी ज्यादा आती है सीड के अंदर। तो
या फिर अगर आप लेट हो जाएं, धुंध शुरू हो जाए या फ्रॉस्ट पड़ना शुरू हो जाए, तो फिर ये है कि जैसे ही धुंध छटनी शुरू हो या कोहरा पड़ना खत्म हो जाए, उसके बाद फौरन आप काश्त कर दें। इसी तरह आप बस्ती पंजाब के अजला यानी जिसमें मियां वाली आ जाता है, सरगोदा है, खुशाब है, साहिवाल, उकाड़ा, पाकपतन, फैसलाबाद, टोबा टेक सिंह है, चिन्योट है, सियालकोट, गुजरांवाला, लाहौर, ननकाना के अजला हैं। इन अजला में आप इसको 1 जनवरी से लेके 31 जनवरी तक आप इसको काश्त कर सकते हैं। लेकिन आपने ये ख्याल रखना है कि अगर फॉग पड़ रही है या फ्रॉस्ट यानी कि कोहरा पड़ रहा है, तो उस सूरत में ना कि हो या धुंध छट जाए, सनशाइन अच्छी निकल आए, तो उसके फौरन बाद आपने इसकी सोइंग कर देनी है। जबकि शुमाली पंजाब के अजला जिनमें रावलपिंडी आ जाता है, गुजरात है, चकवाल है, जेलम है, अटक है, नारोवाल है, तो वहां पे इसकी जो काश्त है वो 1 जनवरी से लेके 15 फरवरी तक रिकमेंड की जाती है। जबकि ये पूरे पंजाब में इसका वक्त खजां का जो टाइम है वो 25 जुलाई से लेके 10 अगस्त तक इसका वक्त काश्त है। लेकिन ये आपने बात ज़हन में रखनी है कि जो बहारिया अक़साम या बहारिया सॉरी बहारिया फसल है वो ज्यादा पैदावार देती है खजां की फसल के मुकाबले में। जी बहुत शुक्रिया सर। इसी हवाले से कुछ बलूचिस्तान के काश्तकार और सिंध के काश्तकार हमसे पूछते हैं कि हमें भी आप गाइड किया करें, तो इस हवाले से आप काइंडली ये भी बता दें, अगर सिंध वालों ने अगर जी जी। लगानी है तो उनका क्या बेहतरीन जो टाइम है वो होगा, और बलूचिस्तान वालों ने भी सिंध बताएंगे। का ज्यादातर एरिया ठट्ठा और बदीन इनमें बहुत, इसमें जो ज्यादा प्रोडक्शन वाले अजला हैं और ज्यादा एरिया पे लगती है, वहां पे ये अक्टूबर में लगती है। अक्टूबर से लेके ये 15 नवंबर तक वहां पे इसका सोइंग टाइम है और आइडियल टाइम है। इसी तरह ये बलूचिस्तान में भी अर्ली सोइंग हो जाती है, जो फिर रह जाते हैं लोग वो फिर फरवरी में सोइंग करते हैं, डिफरेंट। सही 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 सही, बहुत शुक्रिया सर। अच्छा, इसी हवाले से ये वक्त काश्त के हवाले से आपने माशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से गाइड कर दिया। तो इसी हवाले से जो अगला हमारा मरहला आता है वो बीज का होता है। तो सबसे पहले सर ये बताइएगा, बीज का हुसूल कैसे मुमकिन बनाया जाए, और बीज की शरह क्या रखी जाए फी एकड़, क्योंकि बाज़ औक़ात 1.5 से 2 किलो में जो किसान हैं वो कंफ्यूज होते हैं कि कौन सी हम मिकदार डालें तो उससे हमारे पौधे जो हैं वो पूरे होंगे, तो और पैदावार पे कोई असर नहीं होगा। तो इस हवाले से ये गाइड कीजिएगा कि ये पौधों की तादाद जो फी एकड़ है इसको मेंटेन रखना कितना ज़रूरी है, और ये कैसे मेंटेन रखा जा सकता है। जी यानी शुक्रिया। फसल लेने के लिए आपके खेत में पैदावार के लिए पौधों की तादाद का पूरा की जर्मिनेशन होगी और पूरा बीज डाला होगा। तो सूरजमुखी के जितने भी अब अकसाम हैं वो सारी हाइब्रिड ज्यादा प्रोडक्शन देती हैं। हाइब्रिड की आपने 2 किलोग्राम सीड इस्तेमाल करना है, और वो वाला सीड इस्तेमाल करना है जिसकी जर्मिनेशन रेट 90 पर से लेकर 23,000 तक फी एकड़ पौधों की तादाद होनी चाहिए। और सही इसकी सही। एग्जाम का तरीकाकार ये है कि हमारा ऑयल सीड रिसर्च इंस्टीट्यूट ने रिसेंटली 4 हाइब्रिड्स हमने डेवलप किए हैं, जिसमें ओरिसन 648 और ओरिसन 675 हैं। ये शॉर्ट ड्यूरेशन के हाइब्रिड हैं। ये इसलिए डेवलप किए गए हैं कि ये 100 से 105 दिन में पक के तैयार हो जाते हैं, और इसके बाद आप इजीली अर्ली जो है वो कॉटन लगा सकते हैं। कॉटन ग्रोइंग एरिया के लिए बड़े सूटेबल हैं। और उसके बाद ओरिसन 517 और ओरिसन 701 ये नॉर्मल ड्यूरेशन के हाइब्रिड हैं और हाईली पैदा प्रोडक्शन वाले हाइब्रिड्स हैं। इसी तरह अभी रिसेंटली हमारे 2 हाइब्रिड इसी साल पंजाब सीड काउंसिल में अप्रूव हुए हैं। ओरिसन 741 और 7 हाइब्रिड हैं। ये 110 से 120 दिन में पक के तैयार होते हैं, और ये भी अच्छी पैदावार वाले हाइब्रिड
हैं। ये हम बहुत जल्द पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के सीड कंपनियों के हाइब्रिड्स हैं, उसमें हाइसन 33 है, T4031 40 318 और अगोरा है, उमर सीड का US 666 है। और सेठी सीड वालों के AG5270 राइना और सरीना के नाम से हाइब्रिड्स अवेलेबल हैं। ये काश्तकार हजरात से गुजारिश है कि वो सिर्फ सिफारिश करदा अक़साम का बीज रजिस्टर्ड सीड कंपनियों के जो बाख्तियार डीलर्स हैं ना उन्हीं से लें, और वो सर्टिफाइड सीड हों, ऐसे ही पैक करके, तो वो उनसे जरा परहेज करें सीड से। अरे इस हवाले से ये बताइएगा कि इस दफा जो गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी है, क्योंकि हर साल तकरीबन 5,000 जो है ना वो पिछले 2 सालों से चल रही है, तो इस हवाले से बताइएगा है इस साल भी कि हाँ हाँ अभी जी, प्रोजेक्ट है। इस साल भी 5,000 रुपया इस पे सब्सिडी लॉन्च की गई है, तो वो सही भी सीड के ऊपर शामिल होगी। सही सही सही, बहुत शुक्रिया सर। तो इसकी जो सर फसलों की तरतीब होती है, तो उस पे जरा काइंडली रोशनी डालिएगा कि सूरजमुखी अगर कोई नया बंदा है, नया काश्तकार है, तो वो अपने सिस्टम में लाना चाहता है सूरजमुखी को, तो उसमें कौन कौन सी फसलें किस तरतीब से वो रखे, तो उस लिहाज से वो सूरजमुखी भी लगा सकता है, तो इस हवाले से गाइड कीजिएगा। इसको फसलों की तरतीब में आप मुख्तलिफ शेड्यूल के हिसाब से या उस इलाके के जहाँ पे वो जिम्मेदार लगाना चाह रहा है वहाँ पे लगने वाली फसलों के हेर फेर में इसको आसानी से आप एडजस्ट कर सकते हैं। उसमें ये है कि जो चावल वाले इलाके हैं वहाँ धान की फसल के बाद इसको बहारिया जो सूरजमुखी है वो लगा के फिर दोबारा से धान लगाया जा सकता है। कमाद वाले सही इलाकों में कमाद के साथ आप इंटरक्रॉपिंग भी कर सकते हैं, और उसके बाद मकई लगाई जा सकती है। गन्नम के बाद आप अगर गंदम लगाई है तो उसके बाद, और उसके बाद दोबारा से गंदम लगा सकते हैं। इसी तरह कपास वाले इलाकों में कपास के बाद सनफ्लावर लगाएं और फिर से कपास लगा लें, या आलू की फसल के बाद सनफ्लावर लगाएं और उसके बाद कोई भी फॉडर क्रॉप है आप लगा सकते हैं। और ये ज्यादा प्रोडक्शन भी उन्हीं एरिया में, स्पेशली आलू की फसल के बाद जो लोग फार्मर्स लगाते हैं वो बड़े हाई प्रोडक्शन इसकी गेन करते हैं। मैं खुद यील्ड कंपटीशन में रहा हूँ इस सर, आपकी फ्लावर सॉरी के, टू कट यू शॉर्ट, तो आपकी थोड़ी सी आवाज नहीं आती सही से, अगर आप इंटरनेट चेक कर लें ज्यादा अपना तो। यील्ड सर हम आपको सही से सुन नहीं पा रहे, अगर आप अपना नेट चेक कर लें तो काइंडली दोबारा से स्टार्ट कीजिएगा। हाँ जी, अब देखें आ रही है आवाज। जी जी सर, अब आ रही है, अब आ अब रही है, अब बताइए, आ रही है आवाज। जी अब आ रही है, अब आ रही है, अब बेहतर है मैं सर कह अब। रहा था कि अगर आप इसको आगे फसल के, जी, अगर आलू की फसल के बाद आप बहारिया सूरजमुखी लगाते हैं तो ये बड़ा हाई प्रोडक्शन देता है, और उसके बाद आप कोई भी फॉडर क्रॉप लगा सकते हैं। जो तहसील पसरूर है डिस्ट्रिक्ट सियालकोट की, वो बड़े हाईली प्रोडक्शन वाली तहसील है, और उसमें ज्यादा प्रोडक्शन की जो वजह है वो भी यही है कि वो आलू की फसल के बाद सनफ्लावर लगाते हैं, और वहां पे फार्मर हर साल पंजाब में पूरे में टॉप करते हैं। जो पिछले साल भी है वो 55+ वाला फार्मर, उसने मन पैदावार ली है फी एकड़ में से। इसी तरह उस पिछले साल 64 मन फी एकड़ से पैदावार वहां से उन्होंने ली है, और वो आलू की फसल के बाद क्योंकि अच्छी खासी खाद डली होती है और वो ये जमीन भी काफी नरम हुई होती है, तो ये बड़ी अच्छे सपोर्ट करता है। इसके अलावा सूरजमुखी को आप कोई भी उसके बाद चारा लगा सकते हैं, फिर दोबारा गंदम लगा सकते हैं। मटरों वालों इलाकों में मटर के बाद सूरजमुखी लगा के और फिर धान लगा सकते हैं इसके बाद, या मकई वगैरह लगा सकते हैं। आप इस तरह मुख्त फसलों के हेर फेर में इसको आसानी से एडजस्ट कर सकते हैं। सही सही, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। इसी हवाले से ये भी बताइएगा कि हमने अच्छी जो वैरायटी है उसका इंतखाब भी कर लिया है, और ये भी डिसाइड कर लिया है कि इसमें जो
बीज डालना है वो 1.5 से 2 किलो डालना है, और जो पौधों की तादाद है वो 18,000 से 23,000 जो है वो फी एकड़ मेंटेन रखनी है। तो इस हवाले से ये बताइएगा कि ज़मीन की तैयारी कितनी ज़रूरी है, और इसको लगाने का क्या तरीका है। पहले तो थोड़ा ज़मीन की तैयारी पे बात कीजिएगा, क्योंकि ज़मीन की तैयारी अगर हम सही से ना करें तो उसको क्या नुकसानात हैं। जी जी और जी। जो आजकल हमारे तरीक़ेकार हैं सोइंग के, तो उनमें रोशनी डालिएगा कि कौन सा तरीका हमारे लिए ज़्यादा पैदावार का हामिल है। जी सर। इसके लिए जो जमीन का इंतखाब है ये बड़े अहमियत का हमल है। इसके लिए भारी मैरा जमीन बहुत सूटेबल है। अलबत्ता इसको हल्की रेतली जमीन के ऊपर भी काश्त किया जा सकता है। जमीन की तैयारी से पहले जमीन को आपने अच्छी तरह तैयार कर लेना है, उसको डिस्क हल चला के या राजा हल चला के गहराई तक चला के, ताकि वो जमीन को जो मुसलसल पानी लगता रहता है या ट्रैक्टर के चलने से हार्ड पैन बन जाता है वो ब्रेक हो जाए। खास तौर पे जो राइस वाले इलाके हैं वहां पे तो ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि वहां पे जमीन के ऊपर सख्त तह बन जाती है पानी की वजह से, तो उसको गहरा हल चला के अच्छी तरह ब्रेक कर लिया जाए ताकि पानी गहराई तक जज़ब हो सके और जड़ों को भी इसके फैलाव में अच्छी स्पेस मिल सके। तो ये अच्छे पैदावार के लिए, अच्छे उगाव के लिए एक जमीन का हमवार होना भी बड़ा जरूरी है। आपको चाहिए कि लेजर लैंड लेवलिंग के साथ अगर इसकी बिजाई से पहले जमीन को अच्छी तरह लैंड लेवल भी कर लें। और तरीका काश्त में ये है, तीन मुख्तलिफ तरीके हैं। आप इसको वट जी 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 सर, सॉरी। कर सकते हैं, बेड्स काश्त के हवाले से ये तरीकाकार है कि आपने जो 2.5 फुट की वटें निकालनी है शरकन गर्बन, आपने उनकी सिमत रखनी है और जनूब वाली साइड के ऊपर आपने 9-9 इंच के फासले पे इसका सीड लगाना है। तो पहले आपने पानी लगा के जहां तक वतर पहुंचे उसके थोड़ा सा ऊपर खुशक जमीन में इसका सीड लगा देना है ताकि उसकी रेज के साथ ये उसकी नमी पहुंच जाए। और फिर आपने ये इसलिए जनूब वाली साइड पे लगाते हैं कि ताकि ज्यादा से ज्यादा पौधे को धूप मिले और उसकी जल्दी से जल्दी जर्मिनेशन हो सके और अच्छी बढ़ोतरी हो सके। अगर आप बजरिया बेड प्लांटर कर रहे हैं तो फिर ऑटोमेटिक आप बेड प्लांटर आ गए हैं जिनके साथ आप मकई लगा सकते हैं, उन्हीं प्लांटर के साथ आप सूरजमुखी भी काश्त कर सकते हैं। तो बेड प्लांटर की मदद से आप शिमालन जनूबन 2.5 फुट के बेड बना के तो उसके दोनों तरफ आपने बुआई कर देनी है। बुआई के फौरन बाद आपने पानी लगा देना है। इसमें एक फायदा ये होता है कि आपको लहदा से कोई खर्चा भी नहीं पड़ता, मतलब जो लेबर का बुआई में। और तीसरा तरीका कार है कि आपने बजरिया ड्रिल इसको काश्त कर लेना है। और बजरिया ड्रिल में फिर आपको सीड अलबत्ता ज्यादा डालना पड़ेगा। वो आमतौर पे 4 से 5 के सीड डाल जाता है। आपने खेल से खेल का फासला लाइन मीन अच्छी बदतर हालत में हो, क्योंकि जितनी भी ऑयल सीड क्रॉप होती हैं इनको अच्छी नमदार जमीन चाहिए होती है, नमी उसमें अच्छी होता है कि ये अच्छा जर्मिनेशन उसकी पॉसिबल हो सके। और बीज 2 इंच से ज्यादा गहरा नहीं जाना चाहिए। जी सर, बहुत शुक्रिया सर। इसी हवाले से ये भी गाइड कीजिएगा कि हमारी अब वैरायटी सिलेक्शन हो गई, हमने ये डिसाइड कर लिया किस मेथड से हमने लगाना है, और अब हमने खादों का जो प्लान होता है वो डिस्कस करना है। तो उस हवाले से काइंडली बताइएगा, जो सबसे बेहतरीन जो प्लान होता है वो क्या रखें किसान, जिससे उनकी जो जिस तरह से औसत पैदावार हमारी पूरी नेशनल है वो तकरीबन 25 से 26 मन फी एकड़ है, तो उतनी एटलीस्ट पैदावार आ जाए। तो इस हवाले से जो खादों का प्लान है वो ज़रा किसानों को बताइएगा कौन सा अच्छा है, और उसके लिए पहले जमीन का तजिया वगैरह या इस तरह कराना क्यों जरूरी है, ये भी बताइएगा जी। जी सर, ओवर टू यू सर। सर हम आपको सुन नहीं पा रहे सर, अगर आप डिस्कनेक्ट हो गए हैं तो जी अब काश। आ रही है आवाज? जी 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 सर, आ रही है।
अच्छा, इसमें ये है कि खादों के हवाले से जिस तरह आपने जिक्र किया कि बहुत जरूरी है खादों का मुनासिब इस्तेमाल, तो ये मैं आम तौर पे जो हम औस जरखेज जमीनें होती हैं ना, उनकी पैदावार, उनमें से अच्छी पैदावार लेने के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमें सर आपका उसके इंटरनेट जो लिए है ना वो 1.5 बैग बिल्कुल साथ नहीं दे डीएपी रहा का आपका, मेरे ख्याल बुआई के से वक्त आपको हमने अगर। उसको, और मैं मैं 1 मिनट दोबारा से इसको रिकनेक्ट करता हूँ। जी 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 जी, हम काश्तकारों को हम ये भी बता देते हैं कि जमीन का तजिया क्यों जरूरी है। इस हवाले से हम डॉक्टर जुबैर साहब की राय जान लेते हैं। उतने तक सर आप अपना इंटरनेट ठीक कर लीजिएगा। जी, हमारे साथ दूसरे स्पीकर और हमारे मेहमान ओके। मौजूद हैं। डॉक्टर मोहम्मद जुबैर साहब अयूब ज़राई तहकीकाती इदारा से हैं। तो हम इनसे जानते हैं कि ज़मीन का तजिया कराना क्यों ज़रूरी है और ये कहाँ से हो सकता है। इस हवाले से जी सर गाइड कीजिएगा। जमीन का जो तजिया होता है वो बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है कि हमें पता ही नहीं होगा कि हमारी जमीन के अंदर कौन से अज्जा किस मिकदार में मौजूद हैं, तो हम उसके अंदर या तो ओवरडोज कर रहे होंगे या अंडरडोज कर रहे हैं। दोनों सूरतों में हमारे पैसों का, हमारी लेबर का और हमारी फसल का नुकसान है, उसके साथ साथ जमीन का नुकसान है, क्योंकि एक हद तक हमारी जमीनों की जो पीएच है वो बढ़ चुकी हुई है रिपीटेड यूज की वजह से। जो कि हमने यूरिया और फास्फोरस जो हम रिपीटेडली वही ब्रांड्स यूज करते रहे, वही केमिकल फार्मूलाज यूज करते रहे, अब वो उतनी रिलीज नहीं होती। वो जाती है जमीन के अंदर, जमीन के अंदर जाते ही वो फिक्स हो जाती है। तो इसलिए जो है ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल हैं। इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप फसल की बिजाई से पहले अपना एक तजिया करवाएं जमीन का। उससे आपको पता चलेगा कि आपने उसके अंदर फास्फोरस कितनी डालनी है, नाइट्रोजन कितनी डालनी है, कोई और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स डालने हैं। तो आप उसकी जो कैपेसिटी है एब्जॉर्प्शन की वो किस तरह से बढ़ा सकते हैं। फिर आप अपने एक वाइजली डिसीजन कर सकते हैं कि आपने अपने पैसों की गुंजाइश के अंदर रहते हुए, लेबर को अच्छी तरह से यूज करते हुए कौन सी खाद किस वक्त डालनी, उससे आपको बेहतर पैदावार हासिल होगी। जी सर, अगर आपका इंटरनेट ठीक हो गया है तो माशाल्लाह से गाइड कीजिएगा। बड़े अच्छे अंदाज से गाइड कर रहे थे आप। जी जी, अब ठीक आ रही है आवाज? जी सर, अब क्लियर है माशाल्लाह जी। अच्छा, बताइएगा मैं सर। माजरत हूँ इंटरनेट की डिसकनेक्शन की वजह से आपको सारा प्रोग्राम इंटरप्ट हुआ। तो बात हो रही थी खादों से, जिस तरह जुबैर साहब ने बताया कि मुनासिब खादें और जमीन की जरखेजी के मुताबिक हमें डालनी चाहिए। और उसके लिए सबसे पहले तो जमीन का तजिया करा लें, और फिर देखें कि हमें किस चीज़ की कमी है। आया कि नाइट्रोजन की कमी है, फास्फोरस की कमी है, वो वाली खादों का फिर उस हिसाब से इस्तेमाल करें। और फिर हमें ये भी देखना चाहिए कि हम ऑलरेडी बर्डन कितना डाल रहे हैं, कि ओवर बर्डन तो नहीं कर रहे हम। मुसलसल फसलें कौन सी लगा रहे हैं, आया कि एग्जॉस्टिव क्रॉप हैं या जमीन को रिस्टोर करने वाली क्रॉप्स हैं, उनके हवाले से भी देखना पड़ेगा। कि अगर हम ओवर बर्डन कर रहे हैं तो फिर हमें उस हिसाब से फर्टिलाइजर की भी डोजेज ज्यादा सर करनी सर पड़ेंगी। एक 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 यहाँ पे ऑडियंस की तरफ से सवाल आया है। हमारे साथ जी जी। फेसबुक पे मौजूद हैं आदिल चीमा साहब। तो उन्होंने पूछा है कि हमने अपने बड़ों से सुना है कि ये जो सूरजमुखी है ये जमीन को निचोड़ लेती है, तो क्या ये सच है? तो इस हवाले से बताइएगा कि ये एग्जॉस्टिव क्रॉप है या रेस्टोरेटिव है। तो इस हवाले से गाइड कीजिएगा। हाँ, ऑब्वियसली उनकी बात ठीक है, ये एग्जॉस्टिव क्रॉप है, जमीन से असर तो लेती है। तो हाँ, लेकिन इतना नहीं कि जमीन को निचोड़ ही ले। बहरहाल ये इसका इफेक्ट तो होता है कि उसी ने जमीन से ही सारी खुराक लेके तो 100 से 110 दिन में तो तैयार होना है, और 25 से 30 मन पैदावार भी आपने लेनी है, तो जाहिर बात है जमीन का जोर तो थोड़ा सा लगेगा। लेकिन ये नहीं होता कि मुकम्मल ही निचोड़ ले। अलबत्ता अगर आपकी जमीन अच्छी जरखेज है तो इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं डालती है उसके ऊपर। सही तो सही। मैं बात कर रहा था औस जरखेज जमीनों के लिए जो हमें खाद की जरूरत होती है, वो हमें 1.5 बैग डीएपी का और 1 बैग पोटाश का जमीन की तैयारी के वक्त हमने ये जमीन में डाल देना है। और सही आधा बैग यूरिया का पहले पानी के साथ हमने ये डालना है। हाफ बैग यूरिया का हमने दूसरे पानी के साथ, और हाफ बैग यूरिया का जब फूल इसके बनना शुरू हो जाए तब डालना है। इसके अलावा आप इसके मुख्तलिफ भी कर सकते हैं। अगर डीएपी अवेलेबल नहीं है तो आप 0.25 बोरी सिंगल सुपर फास्फेट की इस्तेमाल कर सकते हैं, और साथ आधी बोरी यूरिया पे
और 1 बोरी SOP ये जमीन की तैयारी के वक्त डाल दें। और अगर यूरिया अवेलेबल नहीं है तो आप 1 बोरी कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट पहले पानी के साथ, और 1 बोरी कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट की दूसरे पानी के साथ, और 0.25 बोरी कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट की इसकी आपने डालनी है। जब फूल के ऊपर डोडियां बननी शुरू हो जाएं उस वक्त आपने जमीन में डाल देनी है। इसके साथ साथ इसको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की भी जरूरत होती है। सल्फर इसमें ऑयल सीड क्रॉप में बड़ा अहम कंपोनेंट है। तो अच्छी पैदावार लेने के लिए आपने सल्फर 5 किलोग्राम फी एकड़ के हिसाब से इसका जरूर इस्तेमाल करना है। स्पेशली जब आप फूल निकल आए तो आपने आपने पानी के साथ इसको सल्फर भी डालना है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी है, फसल का कमजोरी महसूस कर रही है, पत्तों का कलर में शाइन नहीं आ रहा, तो आप जिंक और बोरान का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जिंक और बोरान की कमी की सूरत में जिंक जो है वो जिंक सल्फेट 33% के हिसाब से वो आपने 6 किलोग्राम फी एकड़ के हिसाब से डालनी है। और बोरेक्स 11% वाली बेसाब 3 किलोग्राम फी एकड़ के हिसाब से आपने ये इस्तेमाल करनी है। सर सॉरी टू कट यू शॉर्ट, अभी आपने माशाल्लाह ये सल्फर का इस्तेमाल और माइक्रो न्यूट्रन यानी अज़ाए सगीरा का इस्तेमाल बताया है। तो इसकी मैं चाहता हूँ आप थोड़ी सी मजीद डिटेल बताएं कि ये क्यों ज़रूरी है, ख़ास तौर पे सल्फर कि क्या ये जो तेल होता है उसकी मिकदार को बढ़ाता है, और इसी तरह ये जो पौधे में कुव्वत मुदाफ़ियत होती है, ख़ास तौर पे जो हमारी फंजाई से बीमारियां होती हैं उनके खिलाफ, तो इस हवाले से थोड़ा रोशनी डालिएगा सर। ये सर जितने भी अज़ाए सगीरा हैं या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, ये एक तो पौधे में कुव्वत मदाफ़त बढ़ाते हैं, बीमारियों के खिलाफ, इंसेक्ट पेस्ट के खिलाफ, उनकी जड़ों की बढ़ोतरी में मदद देते हैं, पौधे के कलर में शाइन लाते हैं, क्लोरोफिल की अब्जॉर्प्शन को ये बढ़ाते हैं, और पौधा बड़ा अच्छे तरीके से फोटोसिंथेसिस का अमल करता है, ज़ियाई तलीफ का, और अपनी खुराक को अच्छे तरीके से वो मैनेज करता है। और ये जो आप सल्फर की बात कर रहे हैं, ये जो ऑयल के अंदर है बड़ा अहम कंपोनेंट है, और इसके लिए इसकी बढ़ोतरी जो है, अगर हम सल्फर डालते हैं तो ऑयल का जो है वो परसेंटेज बढ़ती है। वो कैसे बढ़ती है कि एक तो ऑयल जो सॉरी जो सीड होता है वो बोल्ड होता है, और बोल्ड होने के साथ साथ उसमें ऑयल की परसेंटेज भी ये इंक्रीज करता है। सही सही, बहुत शुक्रिया सर। तो काश्तकार भाइयों, जैसे आपने सुना कि गंदम में जिस तरह हम आजकल डाल रहे हैं ये माइक्रो न्यूट्रिएंट यानी कि अज़ाए सगीरा, तो इसी तरह जब हम सूरजमुखी लगाएंगे तो उसमें भी अज़ाए सगीरा का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है, खासतौर पे सल्फर और जिंक बोरान का। तो अब आते हैं जनाब के हमने ये लगा तो ली, अब हमने पानी लगाना है, क्योंकि पानी एक बड़ी नेमत है, लेकिन हम इनको इस पानी की कदर नहीं कर रहे। तो अगर हम पानी ज़ाया कर रहे हैं तो हमें तो इतना ज़्यादा एहसास अभी नहीं हो रहा, लेकिन हमारी आने वाली जो नस्लें हैं उनको ज़रूर होगा। तो इस हवाले से सर बताइएगा कि आबपाशी की क्या सिफारिशात हैं जिससे जो काश्तकार हैं वो बेहतर पैदावार ले सकें। सबसे पहले तो आबपाशी आपने मौसमी हालात को मद्देनजर रखते हुए करनी है। अगर मौसम गर्म या खुश्क है तो आपको पानी ज्यादा जरूरत होगी। अगर गर्मी की बजाय मौसम सर्द है और मरतूब है तो कम आबपाशी की जरूरत होगी। तो जो पहला पानी है बहारिया फसल में वो आमतौर पे वो उसके उगाव के 20 दिन बाद दिया जाता है। दूसरा पानी वो पहले पानी के 20 दिन बाद। तीसरा पानी उसके फूल निकलने के वक्त दिया जाता है। और चौथा पानी बीज बनते वक्त। और इसको पांचवा पानी जब बीज के अंदर दाना बनना शुरू हो जाए, दूधिया हालत में हो, तो दिया जाता है। इसी तरह खजां वाली फसल के अंदर भी जो पहला पानी है वो 15 दिन के बाद दिया जाता है गाँव के। दूसरा पानी फिर 12 से 15 दिन के अंदर दिया जाता है। तीसरा पानी फूल निकलने के वक्त, चौथा पानी बीज बनते वक्त, और पांचवा पानी दूधिया हालत में इसको दिया जाता है। और इसमें आपने ये भी ख्याल रखना है कि जो वटों या पटड़ियों पर काश्त की सूरत में आपाशी फसल के जो आपने जरूरियात को देखते हुए करनी है। ना तो आपने ओवर पानी लगाना है और ना ही पानी की कमी महसूस होने देनी है। स्पेशली खजां वाली जो फसल होती है वो गर्मियों में हम उसको काश्त करते हैं,
तो आपने उसका वक्फा आपने कम रखना है। और आपने ये है कि फसल को सोखा नहीं लगने देना, उसकी सूरत में बीमारियों का भी हमला हो सकता है। आपने प्रॉपर उसको मौसम को हालात को देखते हुए पानी लगाते रहना है। खास तौर पे अगर इसके फूल बनते वक्त पानी की कमी आ जाए तो इसमें जो पोलिनेशन का अमल है वो भी मुतासर होता है, और प्रॉपर फिर सीड फॉर्मेशन नहीं होती, दरमियान में से काफी सारा बीज फूल के वो उसमें बीज नहीं बन पाते। सर इस हवाले से ये बताइएगा कि जो हम आजकल हम पानी की बचत के हवाले से बड़ा काम कर रहे हैं, तो इस हवाले से अगर हमने बटों पे काश्त की है या हमने छटा किया हुआ है, क्योंकि अक्सर लोग अब भी छटा करते हैं, तो इस हवाले से ये बताइएगा कि पानी की जो बचत है वो कितनी ज़रूरी है और कितनी हद तक ये पानी की बचत हम कर सकते हैं, जो कि हम जिस तरह से ये मेथड हमने डिस्कस किए हैं कि हम वटों पे लगाएं, हम जिस भी मेथड के जरिए लगाएं, तो इस हवाले से थोड़ी रोशनी डालेगा कौन सा तरीका ऐसा बेहतरीन है जिससे पानी की ज्यादा बचत हो। ये जो आप वट्टों के ऊपर लगाते हैं या बेड्स के ऊपर लगाते हैं, इसमें पानी की बचत भी होती है और जमीन भी नरम रहती है। पौधे की जड़ें अच्छे तरीके से जमीन के अंदर जज़ब हो सकती हैं, उनकी बढ़ोतरी सही जमीन के अंदर होती है और पैदावार भी ज्यादा आती है। जबकि अगर छठा या जिस तरह आमतौर पे ड्रिल के साथ काश्त कुछ इलाकों में हो रही है, तो वहां पे ये है कि पानी भी एक तो बहुत ज्यादा लगता है, और दूसरा ये है कि जमीन भी सख्त हो जाती है। प्रॉपर तौर पे जो पौधा है वो अपनी जड़ों की ग्रोथ नहीं कर पाता, उसमें पैदावार मुतासर होती है। तो ये बेहतर यही है कि आप इसको वट्टों के ऊपर या बेड्स के ऊपर इसकी बिजाई करें, और इससे पानी की भी बचत होगी और आपका पौधा भी हेल्दी रहेगा, जमीन भी नरम रहती है। जी बहुत शुक्रिया सर। अभी हमारे साथ हमें ज्वाइन किया है हाफिज साद बिन मुस्तफ़ा साहब ने। हम आपको दिल की अता गहराइयों से अपनी सारी बैठक में वेलकम कहते हैं, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपने बिजी स्केड्यूल से टाइम निकाला। तो आपसे भी इंशाल्लाह राय लेते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं सर कि जो पानी का ज़िया हो रहा है उसको रोकने के लिए हम जो है वो किस तरह के जो सोइंग मेथड हैं उनको अडॉप्ट करें, तो इस हवाले से सर अपनी राय जरूर दीजिएगा हाफिज साद बिन मुस्तफा साहब। सर ओवर टू यू सर। अ, जी जी। वालेकुम। जी वालेकुम सलाम अस्सलाम सर। वालेकुम। जी जी आपने मेरे वालेकुम से सलाम। सवाल किया है। जी सर हम आपकी भी राय लेना चाह रहे हैं कि आपकी राय इस हवाले मैं से तो क्या है। मैं तो मैं तो डॉक्टर साहब से तो आज डॉक्टर साहब से सीखने आया था। आपने आते साथ ही सवालों की से। माशाल्लाह माशाल्लाह, नहीं 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 सर, आप भी माशाल्लाह एक्सपर्ट हैं। क्वेश्चन 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 प्लीज। सर क्वेश्चन ये था कि हम पानी की बचत के हवाले से इस बात को आगे बढ़ा रहे हैं कि हम अपने जो सोइंग मेथड हैं तो उनमें से कौन सा ऐसा मेथड सिलेक्ट कर लें जिससे हमारे पानी की बचत हो, क्योंकि जब हम सूरजमुखी अपने आपाश इलाकों में लगाते हैं और बाज़ औक़ात जो है वो पैसों की वजह से काश्तकार जो है वो पानी लगाने से थोड़ा हाथ को अपना तंग कर लेते हैं, तो इस हवाले से उनके लिए क्या बेहतर सजेशन हो सकती है आपकी, किस मेथड से लगा लें तो अगर ना भी हो तो गुजारा चल जाएगा। जी, क्या पता है कि सनफ्लावर एक बहुत अहम फसल है, और इसकी हाइब्रिड होता है इसका, तो इसे मेरे ख्याल से डॉक्टर साहब आपका इंटरनेट थोड़ा सा साथ नहीं दे रहा आपके, तो अगर आप दोबारा से कोशिश कर लें तो आवाज बेहतर आ रही है होगा। आपको? जी सर अब आवाज आ आ रही है। रही है मुझे? मेरी आवाज आ रही है आपको? बेहतरीन है सर। मैंने कहा कि जैसा कि आपको पता, हाँ, जैसा कि आपको पता है कि जो सनफ्लावर है इसका सीड हाइब्रिड होता है, और इसे काश्त जो है, हम सबसे पहले तो ये देखा जाता है कि जिस जमीन में काश्त कर रहे हैं उसकी नोयत कैसी है। उस लिहाज से फिर हमने जो है पानी का जो शेड्यूल है और सोइंग मेथड है वो डिजाइन करना होता है। अगर आपने पटड़ियों पे, या जिस तरह डॉक्टर साहब ने बताया, या
खेलियों के ऊपर कास्ट किया हुआ है, तो जो क्रिटिकल स्टेजेस हैं उस पे आपने पानी लगाना है, लाजमी पानी लगाना है, लेकिन हल्का पानी लगाना है, भर के पानी नहीं लगाना। आपने पानी को खुला नहीं छोड़ देना कि आप जो है ना, पानी की बारी है तो मैं पूरा पानी इसको जो है इस्तेमाल करूं और खुला पानी मैं दे दूं। उसमें आपने इसको जो है इतना पानी देना है कि सिर्फ मॉइस्चर इसको पहुंचे, जितनी भी ऑयल सीड क्रॉप है उसमें आपने मॉइस्चर पहुंचाना है, ताकि जो उसकी क्रिटिकल स्टेज है वो भी मुतासिर ना हो, और उसे जो पानी की जरूरत है वो भी पूरी हो सके, और हम पानी का ज़िया भी ना कर सकें, और उसकी बजाय दूसरी जो फसलें हैं हमारी उनको हम पानी दे सकें। जी बहुत शुक्रिया सर। तो डॉक्टर इजाजुल हसन साहब, इसी हवाले से हम थोड़ा बात को अब आगे बढ़ाते हैं कि हमने जो है वो खादों का इस्तेमाल कर लिया, पानी की सिफारिशात भी जो है वो उनको मद्देनजर रख लिया, तो अब हमें जो सबसे पहले मसला आता है वो जड़ी बूटियों का आता है। तो मुख्तलिफ किस्म की चौड़े पत्ते वाली और नुकीले पत्ते वाली जड़ी बूटियां इसमें उग आती हैं। तो इस हवाले से काइंडली ये बताइएगा कि कौन सा ऐसा तरीका है जिससे काश्तकार जो है वो इनसे छुटकारा हासिल कर पाए, जड़ी बूटियों से। जी, ओवर टू यू जड़ी सर। बूटियों का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप जब फसल की बिजाई कर लें तो उसके 12 घंटे के बाद, यानी कि 24 घंटों के अंदर अंदर आपने पेंडी मैथिलीन बस आप 800 मिलीलीटर फी एकड़, ये 120 लीटर पानी में मिला के आपने स्प्रे करनी है। ये प्री एमरजेंट स्प्रे है, ये 35 से 40 दिन तक ये किसी भी किस्म की जड़ी बूटी को उगने नहीं देती। अगर ये आप ना कर सकें तो फिर इसका दूसरा तरीका है कि आप इसको गोडी की मदद से जड़ी बूटियां तलफ कर लें। गोडी की मदद से ये होता है कि एक तो आपकी जमीन नरम हो जाती है, जमीन के अंदर हवा की आमदोरफ्त भी है ज्यादा हो जाती है गोडी करने के साथ, और पानी को भी अब्जॉर्ब करने की सलाहियत जमीन की बढ़ जाती है। और दूसरा, मैं जहाँ पे सनफ्लावर की गोडी की बात हो रही है वहां पे एक ये भी बहुत जरूरी है कि जब पौधे फुट और 1.25 फुट के हो जाएं तो आपने इनकी जो है मट्टी चढ़ानी है। इन वटों पे जो काश्त किए हुए पौधे होते हैं या ड्रिल के साथ किए होते हैं, इनकी जड़ों के साथ आपने मट्टी लगानी है। उसके साथ ये होता है कि एक तो पौधे की जो है वो उसको मजबूती मिल जाती है, पौधा हवा के साथ या आंधी में गिरने से बच जाता है, उसका तना मजबूत होता है। और दूसरा, उसके साथ साथ उसका ये भी फायदा होता है कि आपकी जमीन की एक लिहाज से गोडी भी हो जाती है। एक साइड से आप मट्टी उठाते हैं, दूसरी साइड पे डालते हैं, तो जिधर से उठाई हुई मट्टी होती है वहां से भी पौधे जो है जड़ी बूटियों के अप्रूट हो जाते हैं, और जिधर आप डाल रहे होते हैं दूसरे उस जड़ी बूटियों के उसके नीचे दब जाते हैं। तो ये भी एक लिहाज से उसकी गोडी हो जाती है। मट्टी चढ़ाने का जो अमल है ये आमतौर पे दोपहर के वक्त या उसके बाद शुरू करना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा धूप लगने के साथ पौधे जरा नरम पड़ जाते हैं और फिर ये टूटते नहीं हैं। वैसे अगर अर्ली इन दी मॉर्निंग करें तो इसका तना हार्ड हुआ होता है तो ब्रेक होने का खतरा होता है। ये थोड़ी सी आपने इसमें एहतियात करनी है। सही 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 सही, बहुत शुक्रिया सर। इसी हवाले से जड़ी बूटियों में जो सबसे बड़ा चैलेंज आता है वो चौड़े पत्ते वाली बहुत ज्यादा आ जाती हैं कई इलाकों में। तो जैसे आपने कंट्रोल तो बता दिया कि हमें इसकी सलूशन के लिए पहले से तैयारी करनी चाहिए तो ज्यादा बेहतर है। लेकिन अगर किसी काश्तकार ने जो बिजाई के बाद जो पेंडिमेथलिन है और बाकी जो वीडीसाइड्स हैं वो इस्तेमाल नहीं की, और फसल जो है वो 20-25 दिन की हो गई है और आहिस्ता से जो है जड़ी बूटियां सर उठा रही हैं, तो इस हवाले से उसके लिए क्या बेहतर जो है वो सिफारिशात हो सकती हैं कि वो उन पे अमल करके जड़ी बूटियों से छुटकारा हासिल कर पाए। जो बाद में हल है, फिर बाद में तो आप इसके ऊपर सिर्फ गोडी ही हल है। अगर अगर मसलन फरादी कुव्वत जिस तरह आप लेबर के प्रॉब्लम होते जा रहे हैं तो बेहतर तरीकाकार तो यही है कि आप प्री एमरजेंसी भी डिसाइड कर दें। ये 35 से 40 दिन तक जड़ी बूटियों का कंट्रोल रखती है, और उसके बाद ये फसल इतनी मतलब हेल्दी हो जाती है कि फिर इसके पत्ते बड़े बड़े होते हैं, कद काफी हो जाता है, और ये जड़ी बूटियां जमीन को मतलब मुकम्मल तौर पे ढांप लेती है फसल, और ये जड़ी बूटियों को नहीं होने देती। ये इनिशियल लेवल पे जरा होता है इस पे जो जड़ी बूटियां नुकसान पहुंचाती हैं, तो आपने शुरू में कंट्रोल करना है। अगर आप प्री एमरजेंसी नहीं कर सके फिर इसका हल सिर्फ गोडी है, या फिर ट्रैक्टर के साथ आप जो है रिजर इसके अंदर फेर दें खेलों के अंदर, या वो जो ड्रिल के साथ लगाई उसके अंदर भी रिजर के
साथ चढ़ा के फिर आप मट्टी भी चढ़ा सकते हैं और गोड्डी भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका इसका ये है, मैकेनिकली भी आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। सही 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 सर, क्योंकि आजकल हम भी फील्ड में देखते हैं कि काश्तकार जो है आजकल वो स्प्रे को ज्यादा रिकमेंड करते हैं, मतलब उस पे ज्यादा जाते हैं कि ये इजीएस्ट वे है, यानी आसानी से बंदा जी। जाके बस स्प्रे कर ले और ये जो है ना वो चली जाती हैं। तो इस हवाले से उनको बता दीजिए कि कितनी हद तक सूरजमुखी को नुकसान पहुंच सकता है अगर वो स्प्रे की तरफ जाते हैं, तो मतलब किस तरह से वो इसको दोबारा टैकल करें। नहीं, अगर तो आप प्री एमरजेंस करते हैं तो उसका कोई नुकसान नहीं होता है इसके ऊपर। अलबत्ता अगर बाद में इसकी कोई अभी प्रॉपर नहीं है जो पेस्ट वीडेसाइड, वो फिर नुकसान ही अच्छा। पहुंचाती है। चौड़े पत्तों वाली स्पेशल अगर कंट्रोल करें, क्योंकि ये भी चौड़े पत्तों वाली फसल है, और चौड़े पत्तों वाली को स्प्रे करेंगे तो ये इसका इफेक्ट होगा। तो बाद में बेहतर है कि फिर ना स्प्रे की जाए ऊपर। सही सही से इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद थे अपना मुबीन चौधरी साहब फेसबुक पे। तो उनका ये सवाल है कि क्या हम सूरजमुखी को ड्रिप इरिगेशन पे लगा सकते हैं, और अगर ड्रिप इरिगेशन पे ये कामयाब है तो इसकी क्या औसत पैदावार आ सकती है। तो इस हवाले से थोड़ी रोशनी डालिएगा। ड्रिप इरिगेशन के आप ऊपर जरूर लगा सकते हैं। उसमें आपकी यह है कि आपकी इनिशियल कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, और पैदावार ऑब्वियसली आप वो प्रॉपर उसकी जो है इरिगेशन होती रहेगी तो पैदावार तो नॉर्मल उसकी 25 से 30 मन आ जाएगी, बाकी भी अगर आप चीजें मैनेज कर लेते हैं। लेकिन जो है इनिशियल कॉस्ट बढ़ने की वजह से फिर हो सकता है वो आपको मुनाफा बख्श ना रहे इतनी ज्यादा। लेकिन मोस्टली मैंने देखा है कि जो फॉरेन कंट्रीज हैं वहां पे ये ड्रिप के ऊपर ही उन्होंने लगाई होती हैं। जो सनफ्लावर भी ड्रिप के ऊपर ही उसकी सीड प्रोडक्शन कर रहे होते हैं, और दूसरा जो आम पैदावार के लिए भी लगाते हैं वो भी ड्रिप के ऊपर ही लगा रहे हैं। तो हमारे चूंकि क्योंकि ये काफी ज्यादा महंगा पड़ता है, इकोनॉमिकल फिर फार्मर के लिए नहीं रहता, इसलिए हम ये कहते हैं कि आप इसको बेड्स या रिजर्स के ऊपर ही लगा लें। इतने ज्यादा क्योंकि इसको पानी नहीं चाहिए होते हैं, 4 पानी चाहिए होते हैं, एक आध बारिश हो जाए तो फिर 3 4 पानियों में इसका काम चल जाता है। सही सही, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। तो अभी हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद जुबैर साहब। तो इंशाल्लाह हम उनसे अब जानते हैं कि हमने जो है वो बीज की जो है सिलेक्शन कर ली, ज़मीन की तैयारी कर ली, इसके अलावा खादें भी डाल दी और जड़ी बूटियों का कंट्रोल भी कर लिया। तो उसके बाद जो हमें चैलेंज आता है वो कीड़ों का आता है, बीमारियों का आता है। तो इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं अयूब ज़राई तहकीकाती इदारा से मोहम्मद ज़ुबैर साहब। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। तो इस हवाले से सर आप गाइड कीजिएगा कि उसमें कौन कौन से जो हैं कीड़े, खास तौर पे पहले कौन कौन से हमलावर होते हैं, और किस तरह से किसान उनको आइडेंटिफाई कर लें, यानी शिनाख्त कर लें कि कौन सा कीड़ा है, तो उसकी कैसी अपीयरेंस आ रही है, मतलब फसल किस तरह से हो जाएगी अगर मिसाल के तौर पर दीमक ने हमला कर लिया है या सफेद मक्खी ने हमला कर लिया, तो वो किस तरह से एक तो आइडेंटिफिकेशन हो जाए, और दूसरा ये है कि उसमें फिर क्या बेहतर कंट्रोल है। तो इस हवाले से गाइड कीजिएगा। जी, ओवर टू यू सर। जी सर, सबसे पहले अगर हम दीमक की बात करें तो दीमक का हमला सिर्फ उस वक्त होता है जब बहुत ज़्यादा खुश्की हो। तो अगर आपने प्रॉपर उसकी ड्रेनेज रखी हुई है, उस सूरजमुखी की फसल उगाने से पहले भी आपने फसल को सही उसके वक्त के ऊपर पूरा पानी दिया है, पानी की कोई शॉर्टेज वगैरह नहीं रही, तो फिर आपको दीमक के आने के चांसेस कम होते हैं। हाँ, जैसे अब जड़ी बूटियों के सीड्स होते हैं या कोई और फसल आपने लगाई है, आपको कोई ज़्यादा वक्त नहीं मिला इसके लिए कि फसलों के दरमियान कोई वक्फा आप कर सकें, तो उसके लिए फिर ये है कि ज़मीन की तैयारी के दौरान जब अगर बतर आने पे काश्त कर रहे हो तो उस वक्त क्लोरपायरीफास 2 लीटर फी एकड़ के हिसाब से फ्लड कर दें। अगर आप खेलियां निकाल के उसके अंदर टोपे से लगा के तो फिर आप लगा रहे हो, तो उसके बाद फिर आप ये कि किसी पानी के साथ आप उसको फ्लड कर सकते हैं। तो लेकिन इसमें ज़्यादातर इस्तेमाल यही होता है कि अगर आपने पानी पूरे दिए हैं आपाशी की, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है उसकी मुतअद्दिद बार लगाया और पूरी मिकदार में लगाया है, तो आपको ये इशू नहीं आता। इसके अलावा जो जब फसल छोटी होती है उसके ऊपर सफ़ेद मक्खी का हमला होता है। सफ़ेद मक्खी जो है वो बड़ा एक नोटोरियस पेस्ट माना जाता है।
जो कि जनूबी पंजाब के इलाकों में सबसे ज़्यादा नुकसान करता है, कपास के ऊपर भी, और ये शिफ्ट हो जाता है। तो उसके तदारक के लिए तो सबसे बेहतरीन चीज़ ये है कि आप उसके ऊपर स्प्रे कर दें फ्लूबेंडामाइड और फ्लोनिकामिड को। फ्लोनिकामिड जो है वो ज़्यादा बेहतर है, 400 ग्राम की जो है वो उसकी डोज बनती है फी एकड़ के लिए, तो वो आप स्प्रे कर देंगे। उसके अलावा स्पाइरो टेट्रामेट है जो मोमेंटो के नाम से आती है, जी जी। उसको बायो पावर के साथ मिला के तो आप 125 ml प्लस 250 ml जब आप उसको स्प्रे करेंगे तो उसके खातर का नतायज जो है वो आपको मिलेगा। और उसके अलावा चुस्त तेला, जिसको सब्ज तेला भी कहते हैं, उसका हमला होता है। उसका हमला इसके ऊपर देखने में कतरे कम होता है, क्योंकि जो कपास की फसल होती है उसका पत्ता छोटा होता है और ज्यादा नरम होता है, जबकि सूर्यमुखी का जो पौधा होता है उसका पत्ता जो है वो भी बड़ा होता है और वो सख्त होता है। तो उसके अंदर पेनिट्रेशन उसकी फिर भी निस्बतन कम होती है, इंसेक्ट की पिर्स नहीं कर सकता उसके अंदर, तो इसके ऊपर भी डैमेज इसका कम होता है। लेकिन फिर भी अगर आ जाए तो आप मिडा क्लोप्रिट 100 SL या 200 SL, 100 ग्राम और 200 ग्राम के हिसाब से, 200 ml के हिसाब से आप स्प्रे कर सकते हैं। अगर आपने 200 पावर वाली ली है तो आपने 100 ml स्प्रे करना है, अगर 100 पावर वाली ली है तो आपने 200 ml स्प्रे करना है। उसके अलावा नाइट्रन पायरम यूज होती है, और उसका 100 ग्राम फी एकड़ का उसका आता है, पैक एक आता है, तो 100 ग्राम फी एकड़ के हिसाब से उसको आपने स्प्रे करना है। कोशिश करें कि जितने भी रस चूसने वाले कीड़े हों उनके ऊपर स्प्रे के लिए आप 120 लीटर फी एकड़ पानी की मकदार लाजमी इंश्योर करें। और अगर आप किसी सुंडी वगैरह के लिए स्प्रे कर रहे हो तो 100 लीटर फी एकड़ के हिसाब से पानी लाजमी इंश्योर करें, ताकि उसका जो इफेक्ट है वो ज़्यादा बढ़ाया जा सके। उसके अलावा आ जाता है इसके ऊपर हेड मॉथ, जिसको हम अमेरिकन सुंडी भी कहते हैं। जब सूरजमुखी का पौधा एक प्याजी सी शक्ल बना रहा होता है तो उसके अंदर आके उसका लार्वा जो है वो एग ब्लूम कर देता है। तो जैसे ही पौधा ऐसे खुल रहा होता है तब तक वो उसके अंदर सुराख कर देता है, जिसके दरमियान में फिर वो बीज नहीं बनता और हमारी पैदावार जो है वो मुतासर होती है। और चूंकि वो बीज नहीं बन रहा, उसके अंदर सुराख हो चुका हुआ है, तो उसके अंदर बीमारी लाने का भी ज्यादा खर्चा है, जिससे हमें और जो है वो मैयर्स करने पड़ेंगे और एहतियातें करनी पड़ेंगी, उनका इस्लाह के लिए हमें और कॉस्ट आएगी। उसके बाद आता है लश्करी सुंडी का हमला। तो लश्करी सुंडी जो है वो उसका ऐसे ही होता है। लश्करी सुंडी को कंट्रोल करने के जो है वो इतना जरूरी है कि अगर वो पूरे 1 एकड़ में एक लार्वा भी आपको दिखता है तो आपने उसकी स्प्रे करनी, क्योंकि वो बहुत जल्दी उसके एग से वो लार्वे उसके फैलते हैं। तो उसके लिए जो है वो, अगर आपको छोटी सुंडी मिले तो आपने सबसे पहले उसकी ल्यूफिनोरॉन 500 ml उसकी फी एकड़ के हिसाब से स्प्रे करनी है। अगर बड़ी हो तो फिर आपने फ्लूबेंडामाइड 400 ml के हिसाब से आपने उसकी स्प्रे कर देनी है। और अगर आपने उसकी कोई और जिसमें स्पाइंटोराम वगैरह आ जाती है, रेडियंट के नाम से आ रही हैं, तो फिर आपने 80 ml फी एकड़ के हिसाब से उसके ऊपर स्प्रे कर देनी है। अगर आप एक चीज इंश्योर कर लें कि दिसंबर के पहले 15 दिन में आप फसल लगा लें तो उसके ऊपर कीड़ों का हमला नहीं होता। हमारे बार हाथ फिर बात करने के बाद ये चीज़ साबित हो चुकी है, और प्रोडक्शन प्लान में भी अब वो आ चुकी है कि जब आप पहले 15 दिन में लगा लेते हैं, दिसंबर के पहले 15 दिन में, तो एक तो आपकी फसल उस वक्त तैयार होती है जब गंदम तैयार हो जाती है। तो आप हर वो फसल लगा सकते हैं जो आप गंदम के बाद लगाते हैं, तो किसान के पास एक ऑप्शन आ जाती है। उसके अलावा धुंध और कोहरा पड़ने से पहले पहले आपका जो पौधा होता है वो 1.5 से 2 फुट का कद कर चुका होता है, और उसके अंदर खासी सलाहियत जो है वो मौजूद होती है कि वो उसके जो असरात हैं उनको बर्दाश्त कर सके। और फिर जैसे ही धूप आती है तो वो अपनी ग्रोथ सामने ले आता है। लास्ट टाइम हमने एक वीडियो भी बनाई थी आपके साथ, जी वो जी। भी किसान भाइयों को शेयर करें कि इसका जो है वो कितना फायदा होता जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये आपने बड़े अच्छे अंदाज से ये जो सारे कीड़े हैं इनके हवाले से बताया और इनका कंट्रोल भी बताया। तो इस हवाले से थोड़ा ये भी गाइड कीजिएगा कि अगर इन कीड़ों को हम जो हयातियाती इंसदाद है उस तरीके से, यानी बायो कंट्रोल है,
उस तरीके से अगर हम कंट्रोल करना चाहें, मिसाल के तौर पे जैसे पेस्टिसाइड्स की जो आजकल कीमतें हैं वो बहुत ज़्यादा ऊपर जा रही हैं। तो अगर किसान पेस्टिसाइड अफोर्ड नहीं कर सकते और बायो कंट्रोल पे आना चाह रहे हैं, क्योंकि आजकल पूरी दुनिया बायो कंट्रोल की बात भी कर रही है और हमारे किसानों को भी चाहिए कि ये पेस्टिसाइड को छोड़ के बायो कंट्रोल की तरफ आएं। तो इसी हवाले से हयातियाती इंसदाद में कौन कौन सी जो चीज़ें हैं वो ज़रूरी हैं, जिनसे जो है वो ये इंसेक्ट पैग यानी कीड़े ये कंट्रोल हो सकें, इस हवाले से थोड़ा गाइड कीजिएगा। नंबर एक बात ये है कि सुनने में ये बहुत अच्छा लगता है कि हम जो है वो लो कॉस्ट ऑप्शन की तरफ हैं। अगर मैं आपसे सवाल करूं कि क्या आप अपनी फसल को पैसे लगा के बचाना चाहेंगे या पैसों के बगैर बचाना चाहेंगे, जाहिर सी बात है आपका जवाब होगा कि पैसों के बगैर बचाना चाहिए। लेकिन देखने में वो हमें पैसों के बगैर बचाना लगता है, लेकिन उसकी भी एक कॉस्ट है। अब उसमें हम्म, होता क्या है कि बायोलॉजिकल कंट्रोल या हयातियाती कंट्रोल, जो हशरात के जरिए हशरात का कंट्रोल है, उसके दो तरीके होते हैं। एक होता है कि एक दफा बायोलॉजिकल जो इंसेक्ट है उसको रिलीज करना, और एक होता है रिपीटेड रिलीज करना। जो एक ही दफा रिलीज किया जाता है उसका इफेक्ट कम होता है, और जो बार बार रिलीज किया जाए उसका इफेक्ट ज्यादा होता है। अब सही। आपने एक फील्ड में बायोलॉजिकल कंट्रोल कर लिया, साथ वाले फील्ड में ब्रॉड स्पेक्ट्रम पेस्टिसाइड स्प्रे हो रही है, जो कोई भी इंसेक्ट के ऊपर गिरेगी तो वो उसको डैमेज करेगी। पेस्टिसाइड की ड्रिफ्टिंग होती है, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स आते हैं, कोई विंड आ रही होती है तो उससे भी वो डैमेज हो जाते हैं। फिर पेस्ट जो है वो विजिट कर रहे होते हैं, हमने इनकी कोई बाउंड्री नहीं हम बना सकते कि वो एक एकड़ से दूसरे एकड़ की तरफ नहीं जा सकते। ठीक है, बड़े ब्लॉक्स में ये पॉसिबल है कि अगर किसी एक फार्मर की हो तो उसने वो किया हुआ हो, लेकिन ये इतना सक्सेसफुल नहीं है। देखने में ही हमें ऐसे ही लगता है कि हम पेस्टिसाइड से भी बच जाएंगे, इन सारी चीज़ों से बच जाएंगे। हमें इन साइड्स पे जाना चाहिए, लेकिन फार्मर को एक ही चीज़ चाहिए, प्रोडक्शन की इंश्योरिटी। अब अगर बिल्कुल। बायोलॉजिकल कंट्रोल करते हुए हमारे जो बायोलॉजिकल एजेंट है उसकी अगर कॉलोनी ही स्टैब्लिश नहीं है और वो पेस्ट को सही तरह से मैनेज नहीं कर रहा, क्योंकि पेस्ट इरेडिकेट नहीं हो सकता, कभी भी पेस्ट के साथ खत्म करने का लफ्ज नहीं यूज किया गया, सिर्फ इसी वजह से कि पेस्ट को हमेशा मैनेज किया जाता है, इरेडिकेट नहीं किया जाता, और ना ही ये हो सकता है। अगर ये करेंगे तो फिर रिजर्जेंस होगी जैसे लोकस्ट की तरह होती। तो सही। अगर हम इस बात को इंश्योर करना चाहते हैं कि हमें प्रोडक्शन चाहिए तो हमें पेस्टिसाइड की तरफ अल्टीमेटली जाना चाहिए, और जाना ही पड़ेगा। तो उसके अंदर हमारे पास ऑप्शन है कि हम नैरो स्पेक्ट्रम, यानी कि वो सिलेक्टिव इंसेक्टिसाइड शो करें जो हमारे सिलेक्टिव इंसेक्ट के ऊपर जो है वो जाकर टारगेट करें, ना वो पॉलिनेटर को इफेक्ट करें, ना वो क्रॉप को इफेक्ट करें, ना वो किसी और बायोलॉजिकल जो प्रीडेटर है उसके ऊपर जो है वो इफेक्ट करे। तो उसके लिए भी सारी पेस्टिसाइड जो हैं वो अवेलेबल हैं जो कि सेफ हैं। उसके लिए ये है कि आप पाउडर फार्मूलेशन कम से कम करें ताकि पौधे के ऊपर जो है वो नुकसान ना हो। उसके अलावा ये है कि आप पेस्ट स्काउटिंग जो है वो टाइमली करें, और रिपीटेडली करें, हर 15 दिन के बाद आप अपनी पेस्ट स्काउटिंग करें। उससे आपका जो है वो को अंदाजा होता रहेगा कि आपके जो है वो क्या सूरत हाल चल रही फील्ड के अंदर, और आपने ईटीएल लेवल कब उसका आ जाना है कि आप उसके ऊपर स्प्रे करें। जी सर, बहुत शुक्रिया। इसी हवाले से अब कीड़ों की बात भी हो गई है तो उसमें अब खूरबीनी जो जानदार हैं उनका जिक्र भी ज़रूरी है, क्योंकि उनकी वजह से काफ़ी सारी बीमारियां होती हैं सनफ्लावर यानी सूरजमुखी में। तो इस हवाले से बताइएगा कौन सी बीमारी किस तरह की नज़र आती है, ताकि किसान जो है वो उसको देख के उनको अंदाज़ा हो जाए कि ये कोई बीमारी है, और इस हवाले से उनका जो इंसदाद है वो भी ज़रा काइंडली बता दीजिए। एक कीड़ों की वजह से नुकसान और एक बीमारियों की वजह से नुकसान, इन दोनों में एक मेजर डिफरेंस है। कीड़े का नुकसान नजर आता है, बीमारी का नुकसान जब हो चुका होता है फिर नजर आता है। इंसेक्ट आपको पहला लार्वा भी नजर आ सकता है, दूसरा भी, तीसरा भी, चौथा भी, पांचवा भी। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनकी वजह से आपको कोई भी फंगस है, कोई भी वायरल है, कोई बैक्टीरिया है, वो आपको नजर नहीं आएंगे। वो तभी नजर आएंगे जब फसल के ऊपर वो डैमेज कर चुके होंगे और फसल अपनी रिप्रोडक्टिव स्टेज तक पहुंच चुकी होगी। उस वक्त आपके पास उस पौधे को तलब करने के अलावा कोई चारा नहीं होगा। इसका बेहतरीन हल ये है कि बिजाई से पहले सीड के ऊपर ट्रीटमेंट कर ली जाए। उसमें सही। थायोफेनेट मिथाइल है, जो हम्म। 1 ग्राम फी किलोग्राम बीज जो है वो आपने इस लगानी है। उसे आप हेड रॉट और चारकोल रॉट इन दोनों चीज़ों से बच जाए।
हेड रॉट और चारको रॉट में क्या फर्क है? हेड रॉट कहते हैं जो हेड होता है सूर्यमुखी का, जो ऊपर वाला हिस्सा है, फूल जो है, फूल वाली जी, जगह जो। उसके बैक साइड पे जो है वो वहां से कोई चीज पेनिट्रेट करती है और उसको जो है ना वो जिसको कहते हैं कि सड़ जाना, इस तरह की उसकी शेप हो जाती है। अब वो पीछे से कैसे पेनिट्रेट करेगी? या तो आगे से पेनिट्रेट कर सकती है कि अमेरिकन सूली ने हमला किया और उसके अंदर बोर किया हो, या किसी परिंदे ने डैमेज किया हुआ हो कि जिससे जो है वो पौधा पहले ही जख्मी और उसके ऊपर कोई चीज आके इफेक्ट कर गई। दूसरा होता है चारकोल रॉट, जो कि जमीन में मौजूद होते हैं उसके जरासीम पहले ही, और सीड से भी वो फैलती है। तो वो रिफ्लेक्ट तब होती है जब पौधा जो है वो अपने रिप्रोडक्टिव फेज पे होता है, जब वो उसको ज्यादा न्यूट्रिएंट चाहिए और वो बीज के अंदर जो है वो उसकी भराई हो रही है, तो उस वक्त वो खासा नुकसानदेह साबित होता है। इसके अलावा इसके ऊपर डाउनी मिल्ड्यू और पाउडरी मिल्ड्यू आती है, लेकिन चूंकि ये कम डैमेज करती है, ये उस वक्त आती है जब पौधा रिप्रोडक्टिव फेज पे पहुंच चुका होता है और वेजिटेटिव निचले पत्तों से वो शुरू होती है। लेकिन फिर भी ये सारी बीमारियों से हम बच सकते हैं थायोफिनेट मिथाइल 1 ग्राम फी किलोग्राम बीज के ऊपर लगाने से। और अगर हमें कोई बीमारी आ गई है और इस स्टेज पे आई है कि हम फसल पूरी को तबाह भी नहीं कर सकते, अगर पूरे एकड़ पे फैल गई है तो हमने उसको मैनेज भी करना है, तो फिर आप डाइफेनाकोनाजोल जो है वो 2 मिलीलीटर फी एक लीटर के हिसाब से आपने फ्लड कर देनी है। अगर आप फ्लड नहीं कर सकते तो फिर आपने जो है वो उसकी स्प्रे करनी है। और जितनी भी आपने डिजीजेज हैं उनमें आपने ये खास तौर पे रखना है कि 1 ग्राम या 1 मिलीलीटर सीड के लिए और स्प्रे के लिए 2 ग्राम या 2 मिलीलीटर। क्योंकि जो सीड होता है वो उसकी क्वांटिटी थोड़ी होती है, उसके अंदर थोड़ी सी भी जो है वो जहर उसके ऊपर लगेगी, उसका इफेक्ट ज्यादा होगा, जबकि स्प्रे करते हुए उसकी क्वांटिटी बढ़ाई जा सकती है। तो बाज दफा किसान क्या करते हैं कि सीड को ट्रीट करते हुए उसकी जो डोज है फंजीसाइड की वो ज्यादा कर देते हैं, जिससे बीज का उगाव मुतासर हो जाता है। तो इसलिए बीज को जहर लगाते वक्त इंतहाई एहतियात की जरूरत सर इस हवाले से थोड़ा सा ये भी बता दीजिएगा, जिस तरह से आपने ये डाउनी मिल्ड्यू और पाउडरी मिल्ड्यू का जिक्र किया है, मतलब ये तो इंग्लिश में हमने नाम बताए हैं, तो इनका अगर उर्दू में जो नाम है वो भी आप बता दें, और इनकी किस तरह की अलामात होती हैं जो कि आप अपने नॉलेज के हिसाब से बता दें, ताकि किसान जो है वो जो सुन रहे हैं वो एटलीस्ट ये जान सकें कि किस तरह की इसकी जो है वो अपीयरेंस यानी कि शक्ल होती है, और पहचान सके कि वाकई ये बीमारी है, और उस हवाले से उस तरह का इंसदाद करें। है। जो डाउनी मिल्ड्यू होती है वो होती है रोईदार फफूंदी, उसको उर्दू में जो जी जी। कहते हैं। और इसका जो है वो पत्ते के ऊपर जो वो पीले पीले रंग के धब्बे से बन जाते हैं, और जो दरमियानी रग होती है उसकी वो मोटी होना शुरू हो जाती है। तो और पत्ते जो है वो एंड में आके खुश्क हो जाते हैं। तो इसका जो है वो ट्रीटमेंट वही है कि जो है वो डाइफेनाकोनाजोल 1 मिलीलीटर के हिसाब से लगा के उसको स्प्रे करें। और जो पाउडरी होती है वो सफूफ सा होता है, जैसे कोई आप टेल्कम पाउडर समझ लें, इस टाइप की वो होती है, उसको सफूफी फूंदी कहते हैं, जी जी। सफूफी फफूंदी कहते हैं। तो उसके वो जो पत्ते होते हैं वो भी येलो ही होते हैं और फिर ब्राउनिश होके जो है वो गिर जाते हैं। और फोटोसेंसिस चूंकि वो उसकी डिस्टर्ब हुई होती है, इसलिए उसके न्यूट्रिएंट्स जो है वो में खासा फर्क आता है। तो कंट्रोल जो है वो इनका वो वही है, डाइफेनोकोनाजोल और थायोफिनेट मिथाइल। सर इस हवाले से ये भी बताइएगा, जिस तरह से आपने ये सफूफी फफूंदी जो है इसकी अलामात बता दी हैं, ये बता दीजिएगा किस जो वक्त है उस वक्त पे ये ज्यादा हमला होगा इसका, ताकि काश्तकार जो है वो जिसको हम अर्ली वार्निंग सिस्टम कहते हैं उस तरह से वो अपने आप को तैयार रखें कि ये मिसाल के तौर पे हमला जो है फूल आने पे होता है, ये जो हमला है ये 5-6 पत्तों पे आता है, या किस तरह कौन सी ऐसी स्टेज आती है जिसपे इन बीमारियों का हमला शुरू हो जाता है, तो उस हवाले से अगर आप मजीद गाइड कर दें। मैं दोबारा करेक्शन कर दूं, इसका हमला शुरू होने से पे नहीं हमें पता चलेगा, इसका हमला जाहिर होने पे हमें पता चलेगा। जी 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 दोनों जी। चीजों में ये फर्क है। दूसरी हम्म। चीज, ये जो दोनों फफूंदी हैं, जितनी मिल्डियो है, पाउडरी है, डाउनी है, ये फूल आने पे आती है। जब फूल निकल आते हैं फिर ये आते हैं। और जो चारकोल आर्ट है वो पहले से मौजूद होती है,
और जाहिर उस वक्त होती है जब पौधे का जो हेड है वो ओपन होना शुरू होता है। और जो होती है हेड की सड़न जिसको कहते हैं, या हेड रॉट कहते हैं, वो उस वक्त होती है जब उसके अंदर बीज बनना शुरू होता है। सही। तो ये तो माशाल्लाह अब आपने गाइड कर दिया है कि कीड़ों और बीमारियों का किस तरह से हम जो है वो मुआयना कर सकते हैं खुद, और उनका क्या इंसदाद है। अब जो है वो बात आती है इसकी पकने की। तो इस हवाले से ये भी बताइएगा कि पकने के दौरान हमने अक्सर देखा है कि काफी सारे परिंदे भी ऊपर आ जाते हैं, तो परिंदों से भी नुकसान होता है। तो इस हवाले से ये बताइएगा एक तो कि कौन सी ऐसी स्टेज पे आके हमें इसको काट लेना चाहिए और ड्राइंग के लिए जो है वो रख लेना चाहिए, ताकि नुकसान से बचा जा सके। और ये जो परिंदे खास तौर पे आ जाते हैं, तो वैसे तो अल्लाह ताला का निज़ाम है, हर बंदा अपना नसीब ही लेता है, लेकिन बाज़ औक़ात ज़्यादा जब आ जाते हैं तो खास तौर पे किसानों को नुकसान होता है। तो इस हवाले से बताइएगा काइंडली। ये जो, जहाँ तक परिंदों का ताल्लुक है, परिंदे उस वक्त आते हैं जब बीज जो है वो बन चुका होता है, उस और उसकी जो है वो भराई का वक्त होता है। तो उस वक्त वो आके डैमेज करते हैं, और वो चूंकि ऐसे भी कह लें कि पकी पकाई फसल उजाड़ने वाला हिसाब होता है, तो जाहिर सी बात है हमने इसको मैनेज करना है। उसमें सूरत हाल ये है कि अगर हम स्प्रे करते हैं, कोई एविसाइड स्प्रे कर देते हैं, उससे वो बर्ड वक्ती तौर पे तो मर जाएगा, लेकिन उसके रेजिड्यूज हमारे सनफ्लावर के अंदर भी जाएंगे, क्योंकि हमारी फसल पकने के करीब है। उसको हमने 15 से 20 दिन के अंदर हमने हार्वेस्ट करना है, तो उसके सारे रेजिड्यूज हमारे खाने तक पहुंचे। तो चूंकि ये तेलदार फसल है, हमें कम से कम 1 महीना पहले स्प्रे बंद कर देनी चाहिए। अगर 1 महीना पहले आप स्प्रे नहीं बंद कर सके, तो 15 दिन पे तो कोई दूसरी सोचने की बात ही नहीं है, कि जब कटाई होनी हो उससे 15 दिन पहले आपने स्प्रे ही नहीं कर, ताकि जब तक उसने खुश्क होना है और हमने उसके जो है वो उसकी थ्रेशिंग करनी है, तब तक वो उसके रेजिड्यूज उसमें से लीच डाउन हो जाए, खत्म हो जाए। तो उसका जो है वो बेहतरीन हल वही है कि या तो स्ट्रिप्स लगा ली जाए, या वो मैन मेड जो स्ट्रॉज होते हैं वो लगाए जाएं, जो मैन की शक्ल में। और उसके जो है वो कुछ पटाखे वगैरह इस तरह की चीज़ें ही हो सकती हैं, क्योंकि अगर हम किसानों को ये कहेंगे कि वो अल्ट्रासोनिक डिवाइसेस की तरफ जाएं, तो वो बड़ा किसान तो कर लेगा, वो अपने फील्ड के ऊपर वो इलेक्ट्रिसिटी की भी मुहैया कर लेगा, सारी चीज़ें कर लेगा। जो छोटा किसान है, जो कि हमारी पंजाब की और पाकिस्तान की जो एवरेज फार्मिंग कम्युनिटी, वो 3 से 4 एकड़, वो इतने रिसोर्सेज नहीं मैनेज कर सकता कि कोई डिवाइस इंपोर्ट करे या यहीं से ले और उसके जो है वो इस तरह की एक्सपेंसिव बर्दाश्त करे। तो उसके लिए फिलहाल यही सोल्यूशन है। सर एक हमें सवाल मौसूल हुआ है, हमारे साथ फेसबुक पे मौजूद हैं अदनान सरवर साहब। तो वो कह रहे हैं कि हमने देखा है जी कि गंदम की जो फसल है उसमें सूरजमुखी की चंद लाइनें लगी हुई हैं। तो इस हवाले से गाइड करें कि इसका क्या फायदा है और ये लोग क्यों लगाते हैं। ये लोग अभी लगाना शुरू होंगे, अभी ये तहकीक के मराहल में है। हमारा ये कॉन्सेप्ट है कि सूरजमुखी की फसल के लिए जब हम जनवरी में लगाते हैं, तो उससे पहले पहले गंदम की बिजाई हो चुकी होती है। तो हम ये हम्म। चाह रहे हैं कि उससे पहले पहले हम कोई ऐसी टेक्नोलॉजी बना लें कि किसान गंदम भी उगाए और उसी में से सूरजमुखी की फसल भी ले। तो ये तजर्बा जो है वो अभी फाइनल होने के मराहिल में है। तो जैसे ही ये फाइनल होगा तो जरूर उसके फवायद नुकसान उसके तरीकेकार से आगाह कर दिए जाए। इस हवाले से ये भी बताइएगा कि कटाई का जो बेहतरीन वक्त है वो कैसे हम फैसला करें कि अब जो है ना हमें अपनी फसल जो है वो काट लेनी चाहिए। ये एक बहुत अहम जो है वो स्टेप है, जिस पे अगर हम थोड़ी सी मिस्टेक भी कर दें तो हमारे जो ऑयल कंटेंट यानी तेल की मिकदार है या हमारी पैदावार है उस पे असर होता है। और इस हवाले से ये भी बताइएगा कि कुछ किसान जो है वो आखिरी पानी अपना बहुत लेट जाके लगाते हैं, यानी कि जब वो बन गई होती है अपना जो इसमें बीज बनना होता है सूरजमुखी में, तो उसके बाद भी लगा रहे होते हैं। तो इस हवाले से ये बताएं तो पानी कब तक ये बंद कर देना चाहिए इसका, और जो इसका कटाई का बेहतरीन वक्त है वो
हम किस तरह से डिसाइड करें कि अब हमारी फसल जो है वो पक गई है? कोई इस तरह की खास निशानी बताएं ताकि हमारे काश्तकारों को याद रहे कि जब इस तरह की हालत हो जाए तो समझ लें कि अब हमारी फसल तैयार है, हम काट सकते हैं इसको। जब पौधे का जो सीड है वो पूरा बन चुका हुआ हो और पौधे के जो बीच के साइडों पे जो वर्ल होते हैं वहां पे जो पत्तियां होती हैं वो झड़ चुकी हैं और बैग से वो हल्की हल्की पिलाहट आना शुरू हो जाए, तो उस वक्त हमने पानी बंद कर देना। और वो हमारा तकरीबन फसल के काटने का वक्त होने वाला है। फिर जब उसके जो साइडों वाली जो पत्तियां जो कुछ रह जाती हैं वो भूरी होनी शुरू हो जाए और पीछे से तो तकरीबन वो पीला हो जाए फूल, तो उस वक्त हमें उसकी बर्दाश्त या कुटाई कर लेनी चाहिए। सही सही। तो सर कटाई ये बताइएगा, क्योंकि पाकिस्तान में हमारे पास अब कंबाइन हार्वेस्टर भी मौजूद हैं और इसी तरह बाकी जो लेबर है वो भी मौजूद है। तो इस हवाले से ये बताइएगा कटाई कौन से तरीके से करें ताकि जो जब फसल हिलती है, जब उसको काटा जाता है तो उससे वो जो दाने होते हैं वो गिर जाते हैं। कौन सा ऐसा तरीका है जिससे वो दाने ना गिरें और हमारी जो ये लॉसेस हैं हम इनको कम से कम करें ताकि हमारी पैदावार जो है वो उस पर असर ना हो? इस सवाल से बताइएगा कौन सा ऐसा अच्छा मेथड है जिसके जरिए हम अपनी फसल जो है वो उसकी कटाई करें। जब पौधा पीछे से जो है वो उसको क्या कहते हैं वो पीला होने शुरू हो चुका होता है, तब हम उसकी कटाई करें तो वो उसमें से नहीं गिरे, क्योंकि वो थोड़ा सा भी गीला होगा जिसको भी हमने सही ड्राई करने के लिए रखना है। सही। अगर तो आपने कंबाइन हार्वेस्टर चलवानी है तो जो जैसे कि हमारे इंस्टीट्यूट में बनाई भी है उसकी एक मॉडल जो है वो हाफिज साहब शेयर भी कर सकते हैं। तो अगर आपने उसके जरिए करनी है तो फिर वो आपको पूरा ड्राई करना पड़ेगा प्लांट। अगर आपने थ्रेशर के साथ करनी है या मैनुअल उसकी थ्रेशिंग करनी है तो उसके लिए आपको फूल ऊपर से काटने पड़ेंगे, तो वो आप उस वक्त जब काट लेंगे जब वो उसकी थोड़ी थोड़ी पत्तियां जो है वो भूरी हो चुकी होंगी तो वो सीड भी बाहर नहीं गिरेगा और वो हमारी बेहतरीन किस्म की स्टेज होगी उसके लिए हार्वेस्टिंग के लिए। और ये तीनों मेथड यूज होते हैं। एक तो आप इसको काट के तो रख लेंगे और इनको ढेर नहीं लगाना ताकि इनके अंदर जो है वो उल्ली वगैरह ना लगे, कोई फफूंदी ना लगे, ये सीड सड़े ना, कोई हबस टाइप ना बने सीड के अंदर। थोड़ा सा फैला के रखें, धूप में रखें, जब ये खुश्क हो जाए 10% से कम मॉइस्चर हो तो फिर आप इसको जो है वो या तो मैनुअल लेबर से इसको थ्रेश करवाएं या फिर जो है वो आप थ्रेशर से कर सकते हैं। अगर आपने जो है वो कंबाइन हार्वेस्टर से करना है तो हमने तो उसका हेड चेंज करना पड़ेगा आगे से। और जब उसके हेड चेंज होंगे तो वो खुद ही जो है वो हार्वेस्टिंग करके तो आपको साथ साथ फ्रेश जो आपकी पैदावार है वो दे देगा। सर हार्वेस्टिंग के बाद जो मरहला है वो हमारे पास स्टोरेज का ही है, तो मैं चाहता हूँ आप उस पे भी रोशनी डाल लें कि हम इसको किस तरह से मतलब स्टोर करें। जिस तरह आपने बता भी दिया है कि इनको आप गांठों की सूरत में ज्यादा ना रखें जिससे जो है वो उल्ली लगने का खतरा है। तो इस हवाले से थोड़ा मजीद ये बता दीजिएगा स्टोरेज के लिए हमें, अगर कोई बड़ा किसान है और उसने बड़े रकबे पे लगाई हुई है और उसने अब उसको स्टोर करना है, ड्राई हो गई है, तो उस हवाले से वो किस तरह से उसके लिए बेस्ट है कि वो उसको स्टोर कर ले? तो इस हवाले से भी गाइड कीजिएगा। जब आपने इसकी स्टोरेज करनी है उसके लिए नंबर एक चीज अहमियत की हामिल है वो है मॉइस्चर। जी जी। मॉइस्चर अगर आपका 10% से कम है तो आपको उसको स्टोर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और उसकी जो निशानी ये है कि अगर वो आसानी से कूटेंगे भी डंडे से तो वो खुद ही सीड बाहर आ रहा होता है। तो वो ऑलमोस्ट 10% के करीब होता है। जिन किसानों के पास मॉइस्चर मीटर नहीं है वो इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि फूल टूटे ना और वो उसके में से ग्रेन्स बाहर आ रहे हैं। और जब आपने स्टोर करना है तो स्टोर की प्रॉपर फ्यूमिगेशन पहले ही होनी चाहिए। उसके जो है वो 250 क्यूबिक सेंटीमीटर के हिसाब से 4 गुलमी शायद होती हैं, तो वो उसके हिसाब से उसकी फ्यूमिगेशन करनी चाहिए पहले। और फिर जब आप उसकी स्टोरेज कर लें उसके जो है वो धड़ बना लें, धड़ बनाने के बाद आपने उनको प्रॉपर कवर करना है और अंदर कोई जो है वो फॉरेन एलिमेंट इंटर होने की कोई राशि रोशनदान या खिड़कियां दरवाजे सारे आपने सील पैक रखने, तो आपकी पैदावार जो है वो भी। जी बहुत शुक्रिया सर। इसी हवाले से एक अहम जो टॉपिक है वो ये है कि अगर हम घर में सूरजमुखी का तेल बनाना चाहें
तो घर में तेल बनाने का क्या तरीकाकार हो सकता है, और उसमें हमें क्या क्या करना जरूरी है जिससे हम अपने घर में रहते हुए सूरजमुखी का जो बेहतरीन क्वालिटी का तेल है वो निकाल सकें। इस हवाले से भी गाइड कीजिएगा सर। एक तो आजकल छोटी छोटी सी मशीनें आ रही हैं जिनको आप घर में रख सकते हैं और अपनी ज़रूरत के मुताबिक तेल निकाल सकते हैं। हम्म। उसके अलावा ज़्यादातर किसान जो हैं वो कोल्हू से निकलवाते हैं। कोल्हू से जब आप तेल निकलवा के ले आएंगे तो आपको उसको साफ करने का मरहला आपने तेल को इतना गर्म कर लेना है एक बर्तन के अंदर कि आपका उसको जस्ट हाथ ना लगे, बॉयल ना हो तेल। क्योंकि उबल जाएगा तो उसके जो अज्जा हैं वो सारे खराब हो जाएंगे, उनका इफेक्ट नहीं रहेगा। तो बस इतना कि आपका पैन को हाथ थोड़ा सा लगे बस। तो फिर जो है वो उस पैन को उतार लें और उसके अंदर जो है वो एक मट्टी होती है जिसको कहते हैं, उसका सॉरी मैं नाम से स्किप हो गया। वो मट्टी आप उसके अंदर डाल दें और 25 से 30 ग्राम होती है। उसको गाछनी में कुछ लोग डाल लेते हैं उसके अंदर, कुछ जो है वो रोटी का टुकड़ा डाल लेते हैं कि वो उसके अंदर से जो उसकी मैल वगैरह आती है वो उसको जज़ब कर लेते हैं। फिर एक जो है वो क्लॉथ होता है, जीन्स क्लॉथ, सही। वो किसी बर्तन के ऊपर रख के तो उसके अंदर वो सारा ऑयल जो है वो गिरा दें, मतलब उसमें से गुजारें तो वो निकल जाएगा। लेकिन इसमें अहम बात ये है कि अगर आपने जब गर्म करके उतार लिया फिर उसके अंदर आपने वो फुलर अर्थ उसको कहते हैं, फुलर अर्थ भी डाल ली है और फिर वो ऑयल हो जाता है ठंडा, क्योंकि आपने थोड़ी देर तक उसको पड़ा रहने देना है और उसको हिलाते रहना है। तो उसको फिल्टर में से, फिल्टर क्लॉथ में से निकालने से पहले आप एक दफा फिर उतना ही गर्म कर लें तो उसके अज्जा भी बच जाएंगे और वो फिल्टर क्लॉथ में से आसानी से गुजर जाएगा। वरना अगर जो जितना ठंडा तेल होगा वो बहुत देर से गुजरेगा, बाज दफा आपको 4-5 लीटर के लिए 2-2 दिन भी इंतजार करना पड़ेगा। सही सही सर। इस हवाले से अब ये भी बताइएगा कि गवर्नमेंट की इस साल क्या पॉलिसी है, सपोर्ट प्राइस मतलब क्या है, ताकि किसानों को सपोर्ट प्राइस पता हो कि इस प्राइस पे हमने बेचनी है, तो उस हिसाब से वो प्लान कर सकें। इस साल अभी तक कोई स्पोर्ट प्राइस वगैरह अनाउंस नहीं की गई जैसे कि सही। गंदम वगैरह के लिए की जाती है। तो लेकिन जो आम मार्केट की सूरत हाल है वो ये तकरीबन 10 से 12 हज़ार रुपये फी मंथ तक भी चला गया था लास्ट ईयर। तो इस साल भी जो है वो चूंकि हमारी मुल्क की ये ज़रूरत है और बाहर से जो है वो हमारे डॉलर्स के इशू भी रहते हैं, इकोनॉमी जो है वो उसकी कंडीशंस की वजह से, तो उम्मीद की जा सकती है कि 10 से 12 हज़ार रुपये फी मंथ तक इसका रेट रहेगा। इसी हवाले से सर हम अब सवाल जवाब जो है वो शुरू करते हैं। हमारे साथ अभी जूम पे सावी की टीम, जो फील्ड टीम मेंबर्स हैं, वो भी मौजूद हैं, और फेसबुक पे भी लोग देख रहे हैं। तो इस हवाले से पहला सवाल ये है, हमारे साथ फेसबुक पे ज्वाइन किया हुआ था बिलाल अहमद साहब ने। तो उन्होंने पूछा है कि सूरजमुखी का पाकिस्तान में क्या स्कोप है, मतलब फ्यूचर क्या है इसका, खास तौर पे जब हम मार्केट की प्राइसेस की हवाले से बात करते हैं, उसमें मिडल मैन आ जाता है। फिर वो उनको जो प्राइस होती है जो इंटरनेशनली चल रही होती है, या बाद में जो इंक्रीज होती है, वो नहीं मिलती। तो इस हवाले से ये बताइएगा पाकिस्तान में इसका क्या स्कोप है अभी। लास्ट टाइम ये कितने इलाके पे कल्टीवेट हुई, तो इस साल आप क्या देख रहे हैं कि कंपेन वगैरह होंगी, तो उसका क्या नतीजा निकलेगा कि पाकिस्तान अपनी जो तेल की पैदावार है क्या उसमें सेल्फ सफिशिएंट हो जाएगा। इस सवाल से गाइड कीजिएगा। नंबर एक तो ये कि हमारी जो हुकूमती पॉलिसीज हैं हम्म। उसकी वजह से हम तेलदार इजनास में खुद कफील होने में हमें बहुत वक्त लगेगा। दूसरा ये कि अब ये देखें कि हमारी जो 2017 में ब्रासिका की जो पैदावार थी सरसों राया वगैरह की वो तकरीबन 2.5 लाख एकड़ थी और लास्ट ईयर वो लगी थी तकरीबन 17-18 लाख एकड़। तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज था। ये सिर्फ पंजाब की बात अभी हो रही। तो अब इस साल जो है वो तकरीबन तकरीबन 50-60% जो है वो उसकी पैदावार कम आएगी, क्योंकि गंदम का रेट ज़्यादा होने की वजह से लोगों ने सरसों और राया की तरफ ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से सरसों राया का रेट ज़्यादा बढ़ने के चांसेस हैं बजाय निस्बत कम है। और अब सूरजमुखी का जो सूरत हाल ये है कि हमारे जो हाइब्रिड हैं हमारे पास कोई इस वक्त मैकेनिज्म नहीं है कि हम प्राइवेट सीड कंपनीज को जो है वो हाइब्रिड
दे सकें, जैसे हमारे इंस्टीट्यूट ने पहले वैरायटीज दी हैं कि वो उनको मल्टीप्लाई करें और सबसे ज़्यादा वो जो काश्त करें। अब राया में हमारे इंस्टीट्यूट की सबसे जो बेहतरीन वैरायटी है वो सुपर राया है, जो बारानी इलाकों के लिए। आरी कनोला है, सुपर कनोला, कनोला में भी बेस्ट आ रही है। अब इसी तरह से हमारे जो बेहतरीन हाइब्रिड है, ओरिसन 516 है, 701 है, 648 है, 675 है, ये प्राइवेट जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उनसे, उनके जो हाइब्रिड हैं उनको मात दे चुके हैं। और बारहा हम डेमोस में लगा चुके हैं कि हमारे हाइब्रिड उनसे बेहतर है। लेकिन हाइब्रिड का सीड एक तो प्रोड्यूस करने में उसके रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा चाहिए, जो हमारे रिसर्च इंस्टीट्यूट के पास नहीं है। तो हम एक कैपेसिटी तक कर सकते हैं, फिर भी हमारी जो कोशिशें हैं वो यही हैं कि इसका कोई मैकेनिज्म डेवलप हो जाए, जो कि इन प्रोग्रेस भी है। तो फिर ये हो सकता है कि यहीं से इंडिजिनसली भी हम खुद सीड में खुद कफील होंगे। जब हम सीड में खुद कफील होंगे तो फिर हम खुद कफील बिल्कुल। तेल में भी हो सकते हैं। अब इस साल जो है वो 10 जनवरी की डेडलाइन थी पंजाब के लिए प्राइवेट सीड कंपनीज की, जबकि हमारी रिकमेंडेशन ये है कि दिसंबर के फर्स्ट वीक में लगाएं, ताकि वो आपके क्रॉपिंग पैटर्न में फिट हो। 1 महीने की डेडलाइन ही लेट है। सीड की मार्केटिंग कब होनी है, धुंध का राज है। जनवरी के आखिर तक अभी तक इसकी जो सेंट्रल पंजाब है या सदर्न पंजाब के कुछ एरियाज हैं वहां पे अभी तक इसकी बिजाई नहीं शुरू हो सकी। तो इसकी जब आगे जाकर टेम्परेचर हाई होना है क्लाइमेट चेंज की वजह से, तो इसकी पैदावार अल्टीमेटली डिक्रीज होनी है। तो हम अपनी जरूरत पूरा करने में अभी कुछ वकील नहीं हो सकते। सही सही सही। हमारे साथ मौजूद है अहमद मुज्तबा साहब, ये फैसलाबाद में सावी के लिए काम कर रहे हैं। तो इनका ये सवाल है कि हम अगर जिस तरह डॉक्टर इजाजुल हसन साहब ने बड़े अच्छे तरीके से गाइड किया कि माइक्रो न्यूट्रिएंट यानी अज्जा सगीरा को किस तरह से इस्तेमाल करना है, यानी सॉइल एप्लीकेशन करनी है उसकी। तो कोई किसान अगर सॉइल एप्लीकेशन भूल जाता है तो बाद में उसको कोई जाके गाइड करता है कि जनाब इनको डालने से आपकी पैदावार जो है वो उनमें इजाफा होगा। तो इस सवाल से ये भी बताइएगा कि कौन से हम अज्जा सगीरा जो हैं उनको किस हालत में डालें, यानी ग्रेन फिलिंग स्टेज जो है वो उनमें कितने अमाउंट तक उनको डालें यानी स्प्रे करें, जिनसे जो है वो पैदावार बढ़ जाए। जो इस वक्त तक तजर्बात से साबित हुआ है वो ये है कि यूरिया और पोटाश, ये अगर एंड तक दी जाए तो उससे फायदा होता है। जैसे यूरिया की हम स्प्लिट डोजेज रिकमेंड करते हैं हर पानी के साथ तकरीबन आधी आधी बोरी, उससे यह होता है कि पौधे को मुतवातर जो है वो खुराक मिलती रहती है। और पोटाश जो है वो चूंकि उसकी सीड फिलिंग में जो कुलीदी किरदार अदा करती है, तो आजकल मार्केट में नाइट्रो पोटाश के भी उसके लिक्विड आए हुए हैं, जो कि 2% स्प्रे करने से उसकी खातर का पैदावार में इजाफा हो। सही 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 सही। इसी हवाले से हमारे साथ वलीद तारिक जो है वो मौजूद हैं और हमजा जुल्फकार मौजूद हैं, तो और बिलाल भी मौजूद हैं। तो आप में से किसी का कोई सवाल है तो अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं आप। जी अस्सलाम वालेकुम। वलीद जी तारिक वालेकुम फ्रॉम सलाम। उकाड़ा। मेरा ना क्वेश्चन कहना या सजेशन है कि देखें, मेरा उकाड़ा मतलब एरिया, तो इधर जो मोस्टली डोमिनेंट क्रॉपिंग पैटर्न है ना, वो हम्म राइस, मेज और पोटैटो है। तो इस हम्म। दफ़ा मेज की प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हुई, जिसकी वजह से फार्मर ने सेकंड ऑप्शन की तरफ जाना चाहा। लेकिन जो मेन इशू आया वो हार्वेस्टिंग मतलब था, लेबर लेबर नहीं है मतलब इसके लिए। तो अगर इसमें गवर्नमेंट या कोई ऐसी मशीनरी इंट्रोड्यूस करवाए जो इसकी मैकेनिकल हार्वेस्टिंग की तरफ लेके जाए, तो एक अच्छा ऑप्शन होगा। सर इस हवाले से आप गाइड कीजिएगा। हाफिज साद साहब भी मौजूद हैं हमारे साथ, डॉक्टर इजाजुल हसन साहब भी मौजूद हैं। तो आप में से कोई हमें अच्छी तरीके से ये बताए कि किस तरह की आजकल मॉडर्न दौर में जो है वो मशीनरी चल रही है, तो हमारे पास तो इतनी मशीनरी नहीं है। तो इस हवाले से क्या सजेशंस हो सकती हैं या क्या मशीनरी की पॉसिबिलिटी है कि उस तरह की आने की तवक्को की जा सकती है। जी, इसमें लेकिन क्या है, आपको भी बाकी जो मशीनरी है, जो ऑयल सीड क्रॉप्स पे भी आप इसे कर सकते हैं, सनफ्लावर के ऊपर भी कर सकते हैं। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में वो मशीनरी मौजूद नहीं थी। और उसमें जो है ना फार्मर्स को बड़े मसाइल आ रहे थे कि किस तरह इसकी हार्वेस्टिंग की जाए।
तो इस सिलसिले में ऑयल सीड रिसर्च इंस्टीट्यूट ने ये जो फार्मर्स के साथ मिलके और जो हमारे मुकामी जो मिस्त्री हैं, वर्कशॉप्स हैं जो बना रही हैं, इसके ऊपर काम कर रही हैं, और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, इन सब के मशवरे के साथ और दुनिया में देखिए जो मशीनरी उनका मैकेनिज्म किया, तो हमने जो वीट वाला जो कंबाइन हार्वेस्टर है, इसके अंदर जो इसका हेड है इसको चेंज किया, उसकी सीफ तब्दील की, तो उसके साथ बड़ी आसानी के साथ जो है ना हम जो है वो कंबाइन हार्वेस्टर तैयार किया। और नीचे उसमें चेंज क्या किया है कि हमने एक नीचे टाइन्स लगाए हैं जो ग्रिप करते हैं सनफ्लावर के स्टेम को, और जो इसका आगे हेड है उसे चेंज किया है। और उसमें तकरीबन हमारा जो खर्चा आया था उस टाइम 60-70 हज़ार रुपये खर्चा आया था, अब वो तकरीबन लाख के राउंड अबाउट हो गया होगा। तो उसके साथ बड़े आप सक्सेसफुली और लो कॉस्ट के अंदर अपने जो गंदम वाले कंबाइन हार्वेस्टर हैं इनको अमेंड कर सकते हैं, और उनके साथ कंबाइन हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, और आपका उसमें जो पोस्ट हार्वेस्ट या ड्यूरिंग हार्वेस्टिंग लॉसेज है वो भी मिनिमम है, वो भी ना होने के बिल्कुल बराबर है। तो बड़े अच्छे तरीके से आप इसे उस जो कंबाइन आपने हमारी कई प्रेजेंटेशन में देखा भी होगा कि हमने वो प्रेजेंट किया है। तो उसके साथ और जो भी अगर कोई ये बनाना चाहे तो वो हमारे से रब्ता करें, हम उसको वो टेक्नोलॉजी, वो अमेंडमेंट, वो सारी चीजें बताएंगे कि किस तरह कर सकते हैं। तो इस तरह वो अपनी जमीन, अपनी जो मशीन है, जो आम गंदम वाला कंबाइन हार्वेस्टर है, उसको अमेंड कर सकते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर। इसी हवाले से किसी और का अगर सवाल हो तो वो भी काइंडली पूछ सकता है। तो उससे पहले मैं काश्तकार भाइयों आपको ये बताना चाहूँगा कि जिस तरह आपको पता है, सावी एक एडवाइजरी सर्विस कंपनी है जो पाकिस्तान में क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से जो ज़राअत को हम मॉडिफाई कर रहे हैं, तो इस हवाले से काम कर रही है। तो हम किसानों को मुकम्मल सीजन की जो एक एडवाइजरी है वो देते हैं। तो उसमें हमारे पास सबसे पहले यही होता है कि हम किसी भी किसान को जाके पहले रजिस्टर करते हैं, हमारी टीम जाके रजिस्टर करती है। जिस तरह से ये वलीद तारिक साहब हैं, हमजा जुल्फ़कार साहब हैं, बिलाल साहब हैं, इन जैसे जो हमारे एक्सपर्ट हजरात हैं, ये फील्ड में जाते हैं, किसानों की मैपिंग करते हैं। यानी हमारी जो सावी मोबाइल एप्लीकेशन है, जिसका हम बार बार जिक्र करते हैं कि काश्तकार भाइयों सावी मोबाइल एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें। तो अगर आप उसको इंस्टॉल करते हैं तो उसमें आपको ऑप्शन मिलता है कि अपने आप को शामिल करें, अपने खेत को शामिल करें। अगर आप अपने खेत को खुद ही शामिल कर लेते हैं तो उसका बेनिफिट ये होगा कि आपको एक तो सैटेलाइट की ऑटोमेटेड रिपोर्ट जनरेट होके नजर आएगी, जो कि रियल टाइम होगी। आप किसी भी वक्त अपनी फसल को घर बैठे देख सकते हैं कि वो किस हालत में खड़ी है। तो उस रिपोर्ट में आपको एटलीस्ट ये अंदाजा हो जाता है कि किसी भी आपके जो खेत का इलाका है, मतलब खेत है, उसमें कहाँ पे कोई जो है वो खराबी है। तो इसी हवाले से फिर हम वेदर जिस तरह से एडवाइजरी यानी मौसम की सूरत हाल से भी आगाह रखते हैं। और इसके बाद जो है वो हम काम करते हैं सॉइल टेस्टिंग का, ज़मीन का तजिया करते हैं। ज़मीन के तजिए के बाद हम उनको सिफारिशात देते हैं कि आपकी ज़मीन में क्या-क्या चीज़ों की कमी है, और आप जो भी फसल लगाना चाह रहे हैं, ख़ास तौर पे उस हवाले से हम आपको पूरा प्लान बना के देते हैं, ताकि आप उस प्लान को फ़ॉलो करें और इंशाल्लाह आपकी पैदावार में इज़ाफ़ा हो। और इसके बाद हमारे पास जो ये फ़ील्ड एक्सपर्ट्स हैं, तो ये आपकी फसलों को बाकायदा तौर पे तकरीबन हफ़्ते की बुनियाद पे ये आपकी फसलें चेक करते रहेंगे। तो आप इनसे डायरेक्ट भी राब्ता कर सकते हैं, आप सावी की हेल्पलाइन पर भी राब्ता कर सकते हैं, अगर आपने हमारे साथ रजिस्ट्रेशन करवानी है तो। तो जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो निहायत आसान है। आजकल हम जो कपास है उसके हवाले से भी काश्तकारों से गुज़ारिश कर रहे हैं कि वो हमारे साथ आएँ और रजिस्टर हों हमारे साथ, ताकि हम आपको जो कपास की पैदावार है उसमें मदद फ़राहम कर सकें। तो आज की जो सारी बैठक थी उसका जैसे उन्वान भी यही था कि हमने अपना सूरजमुखी को जो मौसमियाती तब्दीलियां हैं उनके हवाले से किस तरह से बेहतर तरीके से कौन सी वैरायटी सिलेक्ट करनी है, ज़मीन की तैयारी कैसे करनी है, फिर इसके अलावा हमने बात की कि उसमें कौन-कौन से फिर मसाइल आते हैं, जिनमें डॉक्टर इजाज़ुल हसन साहब ने जो वीडीसाइड्स थी, जिस तरह जड़ी-बूटियाँ उनके हवाले से गाइड किया। और इसी तरह हमारे साथ जो मौजूद थे अपना डॉक्टर हाफ़िज़ साद बिन मुस्तफ़ा साहब, आपने भी माशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से गाइड किया कि सूरजमुखी और बाकी जो ऑयल सीड क्रॉप्स हैं, उनका पाकिस्तान में क्या पोटेंशियल है, और हार्वेस्टिंग के हवाले से भी आपने गाइड किया। और मोहम्मद ज़ुबैर साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपने भी बड़े अच्छे तरीके से गाइड किया कि किस तरह से हम अपने जो कीड़े-मकोड़े हैं,
और इसी तरह बीमारियां हैं उनको सूरजमुखी में किस तरह से कंट्रोल करें ताकि जो हमारी पैदावार है उस पर असर ना पड़े। तो आज की सावी बैठक में आप सबको जो आने का आप सबके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर किसी का सवाल रह गया हो तो काइंडली कमेंट सेक्शन में फेसबुक पे जाके पूछ सकता है। तो आज की सावी बैठक के लिए इतना ही काफ़ी है। मज़ीद इंशाल्लाह जानने के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें और हमारे साथ जुड़े रहें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। हाफिज। थैंक यू।